चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। आज जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है विंडोज़ 7 मैंने आपको बताया था जिस तरह पेपर्स के बारे में कि आप लोगों के इस कोर्स के अंदर 5 पेपर हैं। एक क्लाइंट ऑपरेटिंग्स का मैंने विंडोज़ 7 हम लोग डिस्कस करेंगे और एक इसके अंदर फिर जो सर्वर फैमिली का विंडोज़ 2008 सर्वर जिसका और एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये पेपर पढ़ेंगे। प्लस इसके अलावा हम लोग एंटरप्राइज एडमिन का एक पेपर वो पढ़ेंगे। टोटल 5 पेपर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा MCITB एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर का जो है ट्रैक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग विंडोज़ 7 से शुरू करते हैं। विंडोज़ 7 जो है आप लोग जब इंस्टॉल करते हो तो इसके जो है डिफरेंट एडिशन जो है ना वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। लाइक इसके अंदर जो है विंडोज़ 7 होम प्रीमियम के नाम से है, विंडोज़ 7 प्रोफेशनल के नाम से है, या विंडोज़ 7 अल्टीमेट के नाम से है, या एंटरप्राइज एडिशन के नाम से। एक आम होम यूज़र जो अपने घर के अंदर जो विंडोज़ 7 यूज़ करता है तो होम यूज़र जो है या तो होम प्रीमियम यूज़ करता है या जो है होम बेसिक यूज़ करता है। लेकिन आप लोगों को अगर किसी जगह पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या किसी वर्किंग प्लेस पे आप अगर विंडो यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे अमूमी तौर पे होम प्रीमियम या होम बेसिक से आप लोगों का वास्ता नहीं पड़ेगा, बल्कि वहाँ पे जो एडिशन आप लोगों को देखने में मिलेगा वो माइट भी विंडोज़ 7 प्रोफेशनल हो या विंडोज़ 7 अल्टीमेट हो या फिर जो यानी कि अल्टीमेट या प्रोफेशनल या एंटरप्राइज, ये 3 एडिशन जो है वहाँ पे हो सकते हैं। एनीवन कि जिसने पहले विंडोज़ 7 यूज़ की वो को डिफरेंस बता सकता है कि क्या फ़र्क है विंडोज़ 7 के अंदर होम एडिशन के अंदर या प्रोफेशनल एडिशन के अंदर, क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन ये कि होम एडिशन जो है उसको हम लोग डोमेन पे नहीं लेके जा सकते और फीचर्स का फ़र्क होता है। मसलन किस किस्म के फीचर्स का? और इसके अलावा नाम सुने हुए पहले, ये देखे हुए हैं ये इनके फ्लेवर्स विंडोज़ 7 के। विंडोज़ 7 के जो कोर है ना बेसिक्स वो सबके सेम ही हैं, इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जो आप लोग अपनी वर्किंग प्लेस पे आप लोग यूज़ करोगे या तो आप लोग प्रोफेशनल यूज़ करोगे या फिर आप लोग जो है अल्टीमेट यूज़ करोगे। अच्छा, इसका आसान सा तरीका ये होता है आप लोग अपनी जो है ना थोड़ी सी एक हैबिट डेवलप करो कि हम लोग जो है ना बिल्कुल बुकिश नॉलेज के ऊपर जो है ना हम लोग कंसंट्रेट करते हैं और हम लोग जो है बिल्कुल कह लेंगे कि जो चीज़ बता दी जाती है सिर्फ और सिर्फ उस पर इक्तिफा करते हैं। तो चीज़ों को आप लोग खुद अपने तौर पर इंटरनेट के ऊपर जो है ना एक्सप्लोर करने की आदत डालो। टेकनेट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को किसी किस्म का कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को किसी किस्म का कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। टेकनेट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों की जो है ना स्पेसिफाई है। आप कंपैरिजन ऑफ विंडोज़ 7 आप लिखोगे तो वहाँ पे गूगल पे आप सर्च करो, आप लोगों को सब एडिशन का जो है वो डिफरेंस बता देगा। जो होम एडिशन आप लोगों के हैं जिसके अंदर बेसिक है या प्रीमियम है, बेसिकली एक होम यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए होम यूज़र ने क्या करना होता है, होम यूज़र जो है इंटरनेट यूज़ करने के लिए सिस्टम को यूज़ करता है, या मैक्सिमम उसने एक प्रिंटिंग वगैरह उसने कर लेनी है, या उसने गेम्स खेल लेनी है, या इसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए उसने लाइक उसके ऊपर कोई मूवी वगैरह देख ली, कोई सॉन्ग वगैरह सुन लिया, इस किस्म का काम करना है। तो ये होम प्रीमियम या होम बेसिक उस मकसद के लिए यूज़ किया। विंडोज़ 7 का जो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा मिनिमल और सबसे ज़्यादा मिनिमम फीचर सेट के साथ जो एडिशन है वो विंडोज़ 7 स्टार्टर है, यानी जो एंट्री लेवल एडिशन है वो विंडोज़ 7 स्टार्टर है। विंडोज़ 7 स्टार्टर वाले सारे के सारे फीचर वो विंडोज़ 7 होम बेसिक के अंदर है। विंडोज़ 7 होम बेसिक के अंदर स्टार्टर वाले सारे के सारे फीचर हैं। प्लस इसके अलावा ये है कि होम ग्रुप के नाम से ये डोमेन का पार्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन आप अपना जो है होम ग्रुप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। होम ग्रुप से मुराद है कि आप लोगों की डिफरेंट डिवाइसेस आप लोगों की जो फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई प्ले स्टेशन आप लोगों का, या आप लोगों का एक विंडोज़ 7 की आप लोगों की मशीन है, या इसके अलावा आप लोगों के पास कोई टैबलेट PC वगैरह, इन सब की आपस में आपने कम्युनिकेशन करवानी है। यानी आपने अपना होम आप लोगों ने नेटवर्क बनाना, उस मकसद के लिए तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए लाइक आप लोगों ने डोमेन वगैरह ज्वाइन कराने, इस किस्म के फीचर जो आप लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते। प्लस विंडोज़ 7 के अंदर आप लोग वर्चुअल मशीन्स भी बना सकते हो। वर्चुअल PC जो है या XP एडिशन की एक ऑप्शन होती है, इस किस्म के जो एडवांस फीचर यूज़ करने हैं, अगर आप लोगों ने वो चीज़ें अचीव करनी है तो फिर आप लोग जो है वो होम एडिशन में वो काम नहीं कर सकते। एक वर्किंग प्लेस के ऊपर जो क्लाइंट एंड के ऊपर जो सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है कि वो डोमेन से ज्वाइन हुआ हो। डोमेन से ज्वाइन होने का फ़ायदा क्या है कि एक सेंट्रल सर्वर के ज़रिए हम लोग उस मशीन को जो वो मैनेज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए मिनिमम ज़रूरी है कि आप लोगों के पास या तो प्रोफेशनल एडिशन हो, या आप लोगों के पास एंटरप्राइज एडिशन हो, या आप लोगों के पास अल्टीमेट एडिशन हो। प्रोफेशनल एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन, अल्टीमेट एडिशन, ये तीनों के तीन वो एडिशन है कि जिनके अंदर हम लोग जो है डोमेन ज्वाइन करवा सकते हैं। प्लस प्रोफेशनल एडिशन के अंदर प्रोफेशनल सबसे नीचे वाले लेवल पे आता है, अल्टीमेट एंटरप्राइज जो है उससे अपर लेवल पे आता है, और अल्टीमेट जो है सबसे ज़्यादा डोमिनेट है। सर विंडोज़ 7 के अंदर जो सबसे ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो अल्टीमेट एडिशन के अंदर हैं। लाइक इसके प्रोमिनेंट फीचर्स आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने वर्चुअल PC अगर आप लोगों ने इसमें कॉन्फ़िगर करना है,
या आप लोग विंडोज़ 7 के अंदर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन चलाना चाह रहे हो कि जो कि 7 के अंदर चल नहीं सकती, वो विंडोज़ एक्सपी के लिए डिज़ाइन की गई थी। अब वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आप लोगों ने एक्सपी मोड में आप लोगों ने चलाना, तो विंडोज़ 7 के अंदर एक ऑप्शन होती है एक्सपी मोड पे आप उसको चला लो, तो वो फीचर आप लोगों को होम, स्टार्टर या बेसिक में आप लोगों को नहीं मिलेगा। वो फीचर आप लोगों को प्रोफेशनल में मिलेगा, या आप लोगों को एंटरप्राइज में मिलेगा, या आप लोगों को अल्टीमेट में मिलेगा। प्लस आप लोगों ने अपनी ड्राइव को इनक्रिप्ट करना, आप लोगों ने अपने डेटा को सिक्योर करना। डेटा को सिक्योर करने के हवाले से आगे चल के हम लोग एक चीज़ देखेंगे सर्वर के अंदर कि जिसको बोलते हैं बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन वाली ऑप्शन जो है वो आप लोगों को जो अल्टीमेट एडिशन में मिलेगी या किसी प्रोफेशनल एडिशन में मिलेगी, होम एडिशन वगैरह में आप लोगों को नहीं मिलेगी। प्लस विंडोज़ 2008 के अंदर या डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों के कॉन्सेप्ट है ब्रांच कैशे का। वो ब्रांच कैशे वाला कॉन्सेप्ट अगर आप विंडोज़ का यूज़ करना चाह रहे हो तो वो होम, प्रीमियम, बेसिक, स्टार्टर वो एडिशन जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करते। तो उसके लिए जो हम लोगों को मजबूरन प्रोफेशनल एडिशन या अल्टीमेट एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन में जो है वो आना पड़ेगा। कंपैरिजन की लिस्ट आप लोग जो है ना इसके स्टेप बाय स्टेप जो है ना, यानी कि ईच एंड एवरी जो है ना फीचर, उसका मैं कंपैरिजन भी आप लोगों के सामने करूँ, वो फीचर शीट में आप लोगों को दे दूँगा। लेकिन आप लोग जब पेपर दोगे, पेपर के अंदर वो माइट भी आप लोगों से इस किस्म का क्वेश्चन हो गए, आप लोगों ने डोमेन ज्वाइन करवानी है और वहाँ पे आप लोगों को फ्लेवर्स बताए होंगे कि विंडोज स्टार्टर डोमेन नहीं ज्वाइन करा सकते, होम बेसिक डोमेन ज्वाइन नहीं करवा सकते, होम प्रीमियम डोमेन ज्वाइन नहीं करवा सकते। डोमेन किसको ज्वाइन करा सकते हैं? प्रोफेशनल को, अल्टीमेट को या एंटरप्राइज को। लाइक अब आप लोगों ने वर्चुअल पीसी वगैरह आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना, तो वर्चुअल पीसी की ऑप्शन होम एडिशन में नहीं होती, वो प्रोफेशनल एडिशन में होती है, अल्टीमेट में होती है, एंटरप्राइज में होती है। बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन आप लोगों ने यूज़ करनी है, ब्रांच कैशे आप लोगों ने यूज़ करनी है, वो सारे आप लोगों के इन एडिशन के अंदर होगी। प्लस इसके अलावा अगर आप लोगों ने वॉल्यूम लाइसेंसिंग आप लोगों ने यूज़ करनी है, विंडोज़ के अंदर एक चीज़ है वॉल्यूम लाइसेंसिंग। अच्छा, शुरू के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके मैंने कुछ वेरिएंट्स के बारे में बताया था कि जब बीटा एक होता है, फिर उसके बाद उसके रिलीज़ कैंडिडेट आता है, देन उसके बाद फिर उसका फाइनल रिलीज़ आ जाता है, फिर उसके बाद उसका SP1 आता है, SP2 आता है, R2 आता है। तो ये तो विंडोज़ के एडिशन है, किसी भी चाहे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिमिलरली जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से कोई लाइसेंस बाय करते हैं, कोई हम लोग विंडो परचेज़ करते हैं, तो वो परचेसिंग या तो हम लोग उसका OEM खरीदते हैं, OEM स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, उसका रिटेल वर्जन खरीदते हैं। यानी आप किसी भी शॉप पे जाओ, उन्हें कहोगे कि मुझे अपने लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए मुझे विंडो खरीदनी है, तो वो आप लोगों को विंडो की एक कॉपी जो आप लोगों को देंगे वो क्या होगा, उसको रिटेल वर्जन होगा। और अगर आप लोगों ने एसर का, IBM का, HP का, डेल का, लिनोवो का आप लोगों ने लैपटॉप खरीदा और साथ में उसके विंडो भी आई है, तो वो उसका OEM वर्जन कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए नेटवर्क एडमिन या सिस्टम एडमिन आप लोग जॉब कर रहे हो, या IT एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे या IT डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हो, और अब आप लोगों ने अपने 100 सिस्टम्स के लिए, 500 सिस्टम्स के लिए या 1000 कंप्यूटर्स के लिए आप लोगों ने विंडोज 7 परचेज़ करनी है, तो आप इस तरह से एक एक लाइसेंस उसका नहीं खरीदोगे, बल्कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है एक एंटरप्राइज लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करोगे। जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप लोग एंटरप्राइज जो लाइसेंस एग्रीमेंट आप लोग साइन करते हो, उसके नतीजे में जो आप लोगों को विंडोज़ का एडिशन मिलेगा वो या तो प्रोफेशनल एडिशन होगा या फिर वो एंटरप्राइज एडिशन होगा। अमूमी तौर पर वो प्रोफेशनल एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन होता है। और फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को 2 तरह की कीज़ आप लोगों को देता है विंडोज़ की। एक को बोलते हैं हम लोग मैक की, मैक स्टैंड फॉर मल्टीपल एक्टिवेशन की, और दूसरी आप लोगों को देता है KMS की। ये दोनों सर्वर भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से एक्टिवेट की जाती हैं। मैक का मतलब होता है मल्टीपल एक्टिवेशन की, और KMS का मतलब होता है की मैनेजमेंट सर्वर। तो इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा, डिटेल में जो हम लोग आगे चल के इसके हम लोग जाएंगे। अच्छा, विंडोज़ 7 का जो स्टार्टर एडिशन है, अच्छा ऐसे है कि हम लोग विंडोज़ को अपने इंस्टॉलेशन पे भी निकालते हैं मीनवाइल, ताकि इंस्टॉलेशन होती रहे। जितनी देर में इंस्टॉलेशन होगी इतनी देर में मैं आप लोगों को ये फीचर सेट वगैरह जो है बताता हूँ। वो लोग जो कि लास्ट लेक्चर में नहीं थे, उनके लिए कि आप लोगों ने अभी प्रैक्टिकल करने हैं। एक सूरत तो ये है कि आप लोग अपने घर के अंदर 2 सिस्टम रख लो, या लैब के अंदर आप लोगों के पास 2 सिस्टम हो। दूसरा आसान तरीका मैंने आप लोगों को प्रोसीजर इसका ये बताया था कि अगर आप लोगों के पास एक अच्छे स्पेक्स का अगर आप लोगों के पास सिस्टम मौजूद है, तो उसके ऊपर आप लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट करके जो है आप लोग सारे के सारे प्रैक्टिकल कर सकते हो। अब वो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, आप लोगों ने वर्चुअलाइजेशन करनी है, उसके लिए मैंने आप लोगों से सर्च की थी, या तो वर्चुअल पीसी का सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लें, या फिर आप लोग VMware का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर लें। वर्चुअल पीसी का सॉफ्टवेयर मेरे विंडोज़ 7 के अंदर इंस्टॉल है। लास्ट टाइम मैंने SOP भी दे दिए थे, अगर किसी को चाहिए तो दोबारा ले सकते हैं। आप लोग वर्चुअल पीसी पे आप लोग क्लिक करोगे। अब आप लोगों ने नई वर्चुअल मशीन बनानी है। यहाँ पे सामने आप लोगों के लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट वर्चुअल मशीन। आप लोग इस बटन पे क्लिक करोगे। अब इस मशीन को आप लोगों ने नाम क्या देना? फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दिया टेस्ट Win 7।
इसको लोकेशन के वर्चुअल मशीन किस जगह पर रखनी है ये मैंने कहा कि डी ड्राइव के अंदर बीएम के फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करो। नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसको रैम कितनी असाइन करनी है, अगर से कि मेरे सिस्टम के अंदर इस वक्त 8 GB रैम है तो 8 के अंदर से मैं इसको 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB रैम में इसको असाइन कर सकता हूँ। से मैंने इसको कहा कि इसको जो है 1 GB रैम असाइन कर दो। इसके लिए मैंने लिखा 1024, यानी 1024 का आप लोग मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर 1 GB देनी है तो 1024 लिख देंगे, अगर 2 GB देनी है 1024 का आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। 3 GB देनी है 1024 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 2024 लिखूंगा 2 GB इसका मतलब है 3072 लिखूंगा इसका मतलब है 3 GB। तो से मैंने इसको कहा फिलहाल इसको 1 GB रैम असाइन की। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसकी हार्ड ड्राइव बनानी है वो कौन सी बनानी है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन में कह रहा है क्रिएट डायनामिक एक्सपेंडिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव। डायनामिक एक्सपेंडिंग का मतलब ये होता है कि जितना इसके ऊपर डेटा स्टोर होगा उसी तरह से ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाएगी, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है खुद ब खुद ग्रो करती जाएगी इसकी हार्ड ड्राइव। मैं फिक्स नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि 50 GB की बनाए इसकी पार्टीशन या 100 GB की बनाए, मैंने इसको डायनामिक कर दिया। यानी जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे इस लैपटॉप के अंदर होस्ट के अंदर जितनी पार्टीशन अवेलेबल होगी, अगर सपोज 200 GB की पार्टीशन है तो मैक्सिमम ये 200 GB की 200 GB यूटिलाइज कर सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड ड्राइव, कि ऑलरेडी जो हार्ड ड्राइव बनी हुई है VHD बनी है उसको यूज़ कर लें। मैंने कहा नहीं, नई हार्ड डिस्क हम लोग यूज़ करते हैं। क्रिएट पे क्लिक किया, ये थोड़ी देर लगाएगा और आप लोगों की जो है ये मशीन वो क्रिएट हो जाएगी। जब ये मशीन क्रिएट हो जाएगी तो इसके ऊपर हम लोगों ने OS इंस्टॉल करना है। OS इंस्टॉल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के दो प्रोसीजर हैं। एक तो ये कि आप लोग अपने DVD ROM के ज़रिए से या फिर आप लोग अपने CD ROM के ज़रिए से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरी सूरत ये है कि आप लोगों के पास अगर कोई ISO फाइल है, आप लोगों के पास ISO इमेज फाइल है, उसके ज़रिए से आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, ये मशीन हम लोगों की बन गई है, अब ये पावर डाउन है। सिंपल मैंने उसको सिलेक्ट करके उसको मैंने ओपन किया, ये मशीन आप लोगों के सामने ओपन हो गई है। अभी ये रनिंग कंडीशन में आ गई है, लेकिन हम लोगों ने इसको ये नहीं बताया कि बूट इसने कहाँ से करना है। अब ये जो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही होता है कि बायोस के अंदर जाके चेक करता है, पहले ट्राई करेगा हार्ड ड्राइव से बूट करने की, हार्ड ड्राइव पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद ये CD ROM को एक्सप्लोर करेगा, CD ROM नहीं है तो उसके बाद फिर ये नेटवर्क के ऊपर जाएगा, नेटवर्क से बूट करने की कोशिश करेगा। तो अब हम इसको इसकी CD का पाथ बता देते हैं। CD का पाथ बताने के लिए मैं इसकी सेटिंग के अंदर आए, टूल्स के अंदर आके कहाँ पर आएंगे हम लोग, सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद देन उसके बाद यहाँ से मैं DVD ड्राइव पे क्लिक करूँगा। एक सूरत तो ये है कि मैं अपने इस सिस्टम के DVD ROM के अंदर जो है मैं DVD ड्राइव के अंदर मैं डिस्क डाल दूँ। दूसरी सूरत ये है मैं इसको ISO इमेज का फाइल का पाथ बता दूँ। मैंने ओपन ISO इमेज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया। अच्छा, वर्चुअल PC के अंदर अगर आप लोग मशीन बनाओगे तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते। 32 64 बिट का क्या मतलब? बेसिकली ये 32 बिट और 64 बिट जो है ना, ये हार्डवेयर आर्किटेक्चर का फ़र्क है। ये 32 बिट के अंदर जो है ना उसकी बस स्पीड कम होती है और आप लोग मैक्सिमम 4 GB रैम से आप लोग इस्तेफादा कर सकते हो, यानी उसकी एड्रेस एलोकेशन स्पेस उसकी कम होने की वजह से, कम सपोर्ट होने की वजह से वो 4 GB से ज़्यादा रैम को सपोर्ट ही नहीं करता। अगर आप लोग चाह रहे हो कि 4 GB से ज़्यादा रैम आप लोगों ने एंगेज करनी है अपने सिस्टम के अंदर, तो फिर मजबूरन आप लोगों को 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर 64 बिट की परफॉर्मेंस जो है वो 32 बिट के मुकाबले में खासी बेहतर होती है। अच्छा, इसको मैंने ओपन पे क्लिक किया, ओके किया, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ या मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। क्लोज पे क्लिक किया, वो कह रहा है क्या करना है, टर्न ऑफ करना, शट डाउन करना। मैंने सपोज इसको शट डाउन किया, दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। ISO इमेज का फाइल का पाथ दिया हुआ है, अभी ISO फाइल से बूट करेगा। ISO फाइल से बूट करने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम की देखें इंस्टॉलेशन इसने शुरू कर दी हुई है। ठीक है, ये स्टेप्स को हम लोग जरा एक मरतबा कंटिन्यू करते हैं। स्टेप्स को कंटिन्यू करने के बाद मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि बूटेबल USB कैसे बनाते हैं, और फिर बूटेबल USB के जरिए अगर सपोज आप लोगों के पास CD DVD नहीं है तो बूटेबल USB से आप लोगों ने अपनी विंडोज सिस्टम इंस्टॉल करनी है, वो कैसे करनी है। ये स्टेप्स को जरा हम लोग कंटिन्यू करना है। अच्छा, कौन बताएगा ये जो इंस्टॉलेशन हो रही है कौन सी किस्म में इंस्टॉलेशन की है? जी उमैर साहब, अनअटेंडेड क्लीन इंस्टॉल, हाँ जी ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन या अटेंडेड इंस्टॉलेशन है। अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन क्या होती है सर? अनअटेंडेड सर इसमें सर सारी जो क्वेश्चन होते हैं सर वो पहले से आंसर सर हुए होते हैं, हमें सब नेक्स्ट स्टेप नहीं करना होगा, सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन वो इंस्टॉलेशन कहलाती है जिसमें पहले से सारे के सारे आंसर जो हैं वो गिवन होते हैं कि किस पार्टीशन पे इंस्टॉलेशन करनी है, ड्राइव का फॉर्मेट कौन सा रखना है, ड्राइव का साइज़ क्या रखना है,
लैंग्वेज कौन सी रखनी है, कीबोर्ड की लेआउट कौन सी रखनी है, कंट्री कोड वगैरह, इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले से उसको जो है प्रोवाइड कर देते हैं। हम लोगों ने इसको ISO फाइल से हम लोगों ने बूट किया। ये सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर इसने हम लोगों से पूछा है कि लैंग्वेज कौन सी रखनी है, आप लोगों ने टाइम करेंसी वगैरह का फॉर्मेट कौन सा रखना है, और इसके कीबोर्ड की लेआउट वगैरह कौन सी रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं, USA की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कीबोर्ड लेआउट भी हम लोग US यूज़ करते हैं। तो इसको मैंने एज इट इज़, इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया इसको मैंने, और देन उसके बाद मैंने यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। अच्छा, अगर तो आप लोग फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हो, बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन का मतलब होता है किसी सिस्टम के ऊपर आप लोगों ने फ्रेश इंस्टॉलेशन आप लोगों ने करनी है। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आप लोग प्रीवियस को आप लोग ओवरराइट करना चाह रहे हो। तो अभी हम लोग जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये हम लोग क्लीन इंस्टॉलेशन हम लोग कर रहे हैं। लाइसेंस एग्रीमेंट को ऑब्वियसली आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी ये कंटिन्यू करेगा। अगर तो ऑलरेडी विंडोज़ विस्टा इंस्टॉल थी, विंडोज़ विस्टा से आप लोग जंप करके आ रहे हो विंडोज 7 पे, देन तो हम लोग अपग्रेड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर बिल्कुल नया सिस्टम है तो देन आप लोग कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब वो पूछ रहा है कि उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइव वो बनाता है 127 GB की उसने बनाई है, ये वो पूछ रहा है कि इसका साइज़ आप लोगों ने कम या ज़्यादा करना है। अगर तो आप लोगों ने इसका साइज़ कम या ज़्यादा करना है, सेम मैं किसको कहता हूँ कि 50 GB की ड्राइव बना दें, तो मैं ड्राइव ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ से मैंने न्यू पे क्लिक किया। अब सही मैंने इसको कहा कि 40 GB की मेरी पहले ड्राइव हो। ये 40 GB की मेरी पहली पार्टीशन जो है वो क्रिएट कर देगा। और ऑलरेडी पहले पार्टीशंस बनी हुई हैं। अच्छा, जब आप लोग पार्टीशन इसकी बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 MB की पार्टीशन जो है ये सिस्टम रिजर्व के लिए रखता है। ये आगे चल के हम लोग जो है ना इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये उसका विंडोज 7 का MBR है। MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड, कि जो विंडोज 7 जब बूट करती है तो उसको जो है कुछ बूटिंग फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो बूटिंग फाइल्स जो है उसकी वो यहाँ पर पड़ी। अच्छा, ये देखें कि मैंने इसकी 40 GB की पार्टीशन क्रिएट की थी, लेकिन ये 40 GB की क्रिएट नहीं हुई बल्कि 39.9 GB क्रिएट हुई। कौन बताएगा इस 39.9 GB क्यों हुई है क्रिएट? जी सर। जी जी, तो क्यों किया रिजर्व इसने? सर ये सिस्टम शेयर 100 MB। नहीं, सिस्टम शेयर 100 MB नहीं, ये उसके अलावा ही है। चलें, यहाँ सोच के आना है आप लोगों की, चलें असाइनमेंट है ये क्यों किया ये। बहुत आसान सा वैसे जवाब है इसका, तो लेकिन आप लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर था आप लोग इसके बारे में क्या सर्च करके आते हैं। एनीवे मैं इसको जी, अगर आप दूसरी पे अगर आप सपोज बनाते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों की 200 GB की आप लोगों की हार्ड ड्राइव है, वो पूरी जब आप उसको फॉर्मेट करते हो, पार्टीशन करते हो, वो 200 GB आप लोगों को डिस्प्ले नहीं करेगा, वो मैक्सिमम 192 GB आप लोगों को डिस्प्ले करेगा। अगर आप लोगों की 250 GB की आप लोगों की हार्ड ड्राइव है, वो आप लोगों के 250 GB डिस्प्ले करता है। अगर आप लोगों की 620 GB की आप लोगों की हार्ड ड्राइव है, वो 592 या 593 GB वो आप लोगों को शो करेगा, वो कभी भी पूरी नहीं करता। मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो पूरी क्यों नहीं डिस्प्ले करता, इसकी क्या रीज़न है? ठीक है, ये आप लोगों ने जो है ना इसके बारे में थोड़ा सर्च करके आना। तो एनीवे मैं इसके सी ड्राइव को मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। अच्छा सर के 3-4 ड्राइव है, ये 0 1 कह रहे हैं जी जी, C D E F, तो हमें कैसे पता चलेगा कि D वाला ये 1 होगा या E वाला 0, ये कैसे पता लगेगा? वो वहाँ पे वैसे उसका सीक्वेंस नंबर वहाँ पे आ रहा होता है, वहाँ पे इसका पार्टीशन का नंबर आ रहा होता है। विंडोज़ 2007 जो है ना, जो पार्टीशन सपोर्ट करती है वो दो तरह की पार्टीशन जो है ना वो सपोर्ट करती है। एक तो ये है कि आप लोगों की बेसिक डिस्क को सपोर्ट करती है, एक डायनामिक डिस्क को सपोर्ट करती है। बेसिक क्या होता है, डायनामिक डिस्क क्या होता है, अभी हम लोग जो है डिटेल के साथ जो इसी चीज़ को इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो फाइल सिस्टम ये सपोर्ट करती है, ये आप लोगों का NTFS फाइल सिस्टम होता है। जो आप लोगों की विंडोज़ XP हुआ करती थी वो आप लोगों के फैट फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती थी, FAT32 को भी करती थी, NTFS को भी करती थी। विंडोज़ 7 जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फाइल सिस्टम बनता है वो इसका NTFS होता है। NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल।
तो NTFS की प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग जो है डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये अब विंडो जो है इंस्टॉलेशन पे शुरू हो गई, इसके अंदर और कोई अब ऐसी एज कोई नई चीज़ नहीं होगी मास्टर इसके कि एक मरतबा रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा और रीस्टार्ट होने से पहले एक बार रीस्टार्ट होने के बाद जब ये दोबारा आएगा वापस आएगा तो ये पूछेगा हम लोगों से कि जो विंडो इंस्टॉल करनी है सॉरी कि वो उसका नाम क्या देना, सिस्टम का नाम क्या देना और यूज़र का नाम क्या देना। सिर्फ ये 2 एडिशनल चीज़ें जो हम लोगों से मज़ीद पूछेगा ये। तो इतनी देर में ये रीस्टार्ट होता है, इतनी देर में जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि बूटेबल USB जो है वो कैसे बनाते हैं। बूटेबल USB बनाने के जो है वो काफ़ी सारे तरीके हैं। मैं आपको जो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट और सबसे ज़्यादा शॉर्टकट जो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर आप लोगों का कोई भी ISO मेकिंग सॉफ्टवेयर आप लोग ले लें, अल्ट्रा ISO या पावर ISO, कोई भी ISO बनाने वाला, ISO इमेज बनाने वाला सॉफ्टवेयर कोई भी आप लोग ले लें। से कि इस वक्त जो है मैं भी आप लोगों को जो करके दिखा रहा हूँ मैं आपको अल्ट्रा ISO के ज़रिए से करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, विंडोज़ की जो आप लोगों ने USB स्टिक आप लोगों ने बनानी है वो एटलीस्ट आप लोगों की 4 GB की आप लोगों की होनी चाहिए, यानी कि 4 GB की हो, 8 GB की हो, 16 GB की, 32 GB की, यानी एटलीस्ट 4 GB आप लोगों की जो है USB स्टिक होनी चाहिए। ये जो अल्ट्रा ISO जो है इसको आप लोगों ने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। अगर आप विंडोज़ 7 के एनवायरनमेंट में बना रहे हैं तो आप लोगों ने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। अगर आप लोग विंडोज़ XP के अंदर इसको रन कर रहे हो तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, अल्ट्रा ISO जब आप लोगों के सामने खुल के आएगा तो ये इस किस्म का इंटरफेस आप लोगों को नज़र आएगा। आप लोगों ने यहाँ से अपने ISO इमेज फाइल का पाथ बता देना, कंट्रोल O कर लें या फिर आप लोग फाइल के अंदर आके ओपन पे क्लिक करें। जो आप लोग राइट करना चाह रहे हो, 32 बिट राइट करना चाह रहे हो, 64 बिट, जो भी आप लोग राइट करना चाह रहे हो। से इसको मैंने कहा कि जो है ना ये 64 बिट की इसने जो है USB राइट करनी है। मैं इसको 64 बिट का बता देता हूँ डी ड्राइव में जहाँ मेरे पास पड़ी हुई है। ये 64 बिट का मैंने इसको ISO बताया। ISO जो है ना बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की आप लोगों की कम्पैक्ट और कंप्रेस्ड किस्म की हाईली कंप्रेस्ड सिंगल फाइल होती है आप लोगों की। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि जब आप लोग अगर OS वगैरह का बैकअप या सॉफ्टवेयर का बैकअप आप लोग अपने पास रख रहे हो सिस्टम के अंदर, हम लोग रखते हैं उम्मीद तौर पे कि ताकि हम लोग किसी का ज़रूरत पड़ जाए हम लोग यूज़ कर लें, तो आप लोग उसको ISO फाइल बना के फिर रखा करो। एक तो ये है कि ISO के अंदर जो आप लोगों का वायरस पेनिट्रेट नहीं करता, आप लोगों का वायरस आप लोगों का ISO फाइल्स को तंग नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि अगर आपने से कि किसी को देना वो मीडिया एक जगह दूसरी जगह आप लोगों ने ट्रांसफ़र करना, आप लोगों ने कॉपी करना, तो कॉपी की जो रीड राइट स्पीड है वो आप लोगों की काफ़ी बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रैक्टेड फाइल। ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ जस्ट अल्ट्रा ISO को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, उसके अंदर ISO फाइल को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप यहाँ से बूटेबल वाले मेन्यू पे आओगे। कहाँ पे आओगे आप लोग? बूटेबल वाले मेन्यू पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन है आप लोगों के पास राइट डिस्क इमेज। कौन सी ऑप्शन है आप लोगों के पास? राइट डिस्क इमेज। ठीक है। बेहतर ये है कि आप लोग जो है अपनी हार्ड ड्राइव को जो है एक बार आप लोग फॉर्मेट कर लें। तो और दूसरा आप लोगों ने एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि जब आप लोग राइट कर रहे होते हैं USB को, तो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि ये ख़ुद से भी उसको फॉर्मेट करता है। अगर आप लोगों ने साथ में कोई पासपोर्ट ड्राइव वगैरह लगाई हुई है, से कि आपने एक से ज़्यादा आप लोगों ने USB लगाई हुई है, एक मैंने USB स्टिक लगाई है, एक मैंने साथ में पासपोर्ट ड्राइव लगाई है 200 GB 250 GB की या एक्सटर्नल ड्राइव लगाई हुई है, तो आप ये मेक श्योर कर लें कि जो आप लोगों की सही वाली डिस्क है उसी को राइट करें। कहीं ये ना हो कि आपके जो डेटा वाली डिस्क है उसको ये फॉर्मेट कर दो उसको। आल्दो जो है उस डेटा को रिकवर किया जा सकता है। किसी ने कभी किया डेटा रिकवरी? किससे किया? आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया? रिकवर माई फाइल्स। वो क्या पार्टीशन टेबल को भी रिकवर कर लेता है? खैर ये चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम जो इंशाल्लाह हम लोग ये इस किस्म की टेक्निक्स भी वो जो सीखेंगे। अच्छा, इसको किंगस्टन की 8 GB की ड्राइव ये दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से इसको राइट पे क्लिक कर दूँगा। राइट पे क्लिक करूँगा तो वो क्या कह रहा है? वार्निंग, ऑल डेटा ऑन द ड्राइव H8 GB किंगस्टन डेटा ट्रेवल। ठीक है। आर यू श्योर वांट टू रियली वांट टू कंटिन्यू? क्या उसके ऊपर से लॉस हो जाएगा सारा का सारा डेटा? मैंने इसको येस कर दिया। वो एक बार इसको फॉर्मेट करेगा। जल्दी से फॉर्मेट करने के बाद वो इसको मेरे बूटेबल USB बना देगा। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि मैंने किसी भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन करनी है, ऐसा बोर्ड जिसके अंदर बूट फ्रॉम USB की ऑप्शन है, उसके साथ मैं स्टिक को लगाऊंगा और मेरा सिस्टम इस USB से बूट होगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन होगी। यानी मुझे किसी CD या DVD की ज़रूरत नहीं है।
CD या DVD की जो है वो डिपेंडेंसी वो ख़त्म होगी। और भी इसके तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका मेरे ख्याल में यही है। बाकी अब आप लोगों ने पहले एहसन साहब ने करवाया आपको बूटेबल USB बनाने। चलें खैर हम लोग इसके बर्निंग फेल कोई दूसरी USB दे दें जी मुझे ना। डेटा तो नहीं उसमें आपका? अच्छा ये हुआ ये है कि वो एक बार रीस्टार्ट हो गया दोबारा, फिर उसने ISO से बूट किया। तो अब जो है ना हम लोग ये करते हैं कि इसका बूटिंग जो है वो ISO से हम लोग इसकी ख़त्म कर देते हैं, इसको नन कर देते हैं, क्योंकि वो ये हुआ है कि वो रीस्टार्ट हो गया दोबारा, फिर वो शुरू हो गया होगा। यहाँ से आप लोग सिंपल बूटेबल के ऊपर आओगे और यहाँ से आप लोग क्लिक करोगे राइट डिस्क इमेज। राइट डिस्क इमेज पे क्लिक किया और यहाँ से आप राइट पे क्लिक करोगे, यस करोगे, वो एक बार इसको फॉर्मेट करेगा और देन उसके बाद जो है वो इसको बूटेबल USB इसकी बनाना शुरू कर देगा। स्टार्ट राइटिंग उसने शुरू कर दिया होगा। 5 से 7 मिनट लगाता है और 5 से 7 मिनट के अंदर डिपेंड्स अपॉन कि आप लोगों के सिस्टम की स्पीड कैसी है। तो इतनी देर में आप लोगों के बूटेबल USB बना देगा और उसके बाद आप लोग इसके ज़रिए से अपने किसी भी सिस्टम के ऊपर आप लोग जो है इंस्टॉलेशन आप लोग कर लोगे। अच्छा, उधर Windows 7 की इंस्टॉलेशन हो रही है, इधर ये बूटेबल USB बन रही है। इतनी देर में जो है हम लोग अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। Windows 7 के एडिशन की बात हम लोग कर रहे थे कि Windows 7 के एडिशन जिनसे आप लोगों का वास्ता पड़ेगा। अब ये टॉप टू बॉटम जो है इन्होंने सारे के सारे सीक्वेंस से दिखाए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोअर क्लास जो है Windows 7 की है वो स्टार्टर एडिशन है। Windows स्टार्टर एडिशन जो है एक तो ये कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ये आता है, ये 64 बिट के अंदर तो आता ही नहीं है ये, कि होम ग्रुप से ज्वाइन कराना या सर्च की फंक्शनैलिटी को अचीव करना या आप लोगों ने इंटरनेट वगैरह चलाना हो तो इस मकसद के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। देन उसके बाद होम बेसिक भी जो है स्टार्टर वाले सारे के सारे फीचर हैं, लेकिन इसके अंदर जो है एडिशनल चीज़ें वो कि नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ प्रोग्राम यू कैन रन, कि उसके अंदर आप लोगों के प्रोग्राम्स की भी रिस्ट्रिक्शन होती है। जो आप लोगों का स्टार्टर एडिशन होता है ना कि एक वक्त में आप लोग ज़्यादा प्रोग्राम आप लोग रन नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन इसके अंदर आप लोग रन कर सकते हो। प्लस इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एक इसका एडवांटेज या इसका एडिटिव है वो ये है कि इसके अंदर थंबनेल प्रीव्यू आ रहा था। थंबनेल प्रीव्यू का मतलब ये है कि आप लोगों के एक डायरेक्टरी के अंदर की तस्वीरें पड़ी हुई है ना, वो छोटे छोटे साइज़ के अंदर आप लोगों की तस्वीरों का वो अक्स दिखा रहा होगा, इमेज दिखा रहा होगा छोटे साइज़ में, उसको बोलते हैं थंबनेल प्रीव्यू। लाइक जिस तरह यानी कि विजुअल एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों को इसके अंदर खासा इंप्रूव है, जैसे विंडोज़ लाइव वगैरह के अंदर होता है। और इसके अलावा एड हॉक नेटवर्क की इसके अंदर सपोर्ट है, यानी वायरलेस वगैरह को ये आप लोगों को सपोर्ट करता है। कनेक्शन शेयरिंग, और अगर कनेक्शन शेयरिंग एड हॉक नेटवर्क का पता है कि एड हॉक नेटवर्क क्या होता है? सर अगर इंटरनेट को शेयर करना है किसी को वाईफाई बना के, मिसाल के तौर पे मेरे पास वाई ट्राइब की USB स्टिक है या मेरे पास PTCL की ईवो है, PTCL की ईवो या वाई ट्राइब की USB के ज़रिए से मैं अपने सिस्टम पे नेट चला रहा हूँ। अब यहाँ पे इस रूम के अंदर और भी ऐसी डिवाइसेस हैं, लाइक किसी के पास कोई लैपटॉप है या कोई टैबलेट PC है या मोबाइल फ़ोन है। अब वो चाह रहा है कि मोबाइल के ऊपर या टैबलेट के ऊपर या जो है अपने लैपटॉप के ऊपर जिसके वायरलेस कार्ड लगा उसके ऊपर इंटरनेट चलाए। हालांकि ईवो तो मेरे पास लगी हुई और किसी के पास नहीं लगी हुई, तो मैं क्या करूँगा अपने इंटरनेट को मैं शेयर कर दूंगा। विंडोज़ 7 या 2008 की टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं एड हॉक नेटवर्क। ये हम लोग खुद बना के देखेंगे इंशाल्लाह कि एड हॉक नेटवर्क बना लें तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि दूसरा एक ऐसा यूज़र जिसके पास कोई भी मोबाइल डिवाइस है जिसमें वायरलेस कार्ड है उसके पास भी इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एड हॉक नेटवर्क वाली फंक्शनैलिटी जो है स्टार्टर एडिशन के अंदर नहीं होती, ये होम बेसिक के अंदर ही है। देन उसके बाद होम प्रीमियम के अंदर वो तमाम ऑप्शन हैं, प्लस इसके अलावा जो इसका प्रोमिनेंट फीचर है विंडोज़ एरो के इसके अंदर फीचर है, यानी कि जो आप लोगों के बैकग्राउंड्स वगैरह जो है आप लोगों के बड़े स्टाइलिश किस्म के बैकग्राउंड्स वगैरह इसके अंदर आप लोग लगा सकते हो। प्लस इसके अलावा मल्टी टच के इसके अंदर ऑप्शन है, और इसके अलावा स्टिकी नोट्स वगैरह। स्टिकी नोट क्या होता है? आप लोगों में जो लोग दफातर वगैरह में ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप लोग अपने किसी कुलीग को या किसी को-वर्कर के लिए आप कोई मैसेज छोड़ के जाना चाह रहे हो, आप किसी असाइनमेंट पे काम कर रहे थे, तो आप लोगों ने एक छोटा सा स्टिकर जो है उसके टेबल पे आप लोगों ने लगा दिया, उसको बोलते हैं स्टिकी नोट। वो स्टिकी नोट वाली वो ऑप्शन जो है वो विंडोज़ के अंदर
अल्टीमेट के अंदर एंटरप्राइज में प्रोफेशनल में होगी, लेकिन ना तो स्टार्टर में होती है ना ही बेसिक में होती है, बल्कि होम प्रीमियम और इससे ऑनवर्ड सारे के सारे एडिशन के अंदर होंगे वो। अच्छा, प्रोफेशनल एडिशन के अंदर तमाम के तमाम फीचर होंगे होम प्रीमियम वाले, इंक्लूडिंग इसके अंदर और क्या चीज़ होगी। पहला फीचर तो है कि आप लोग इसके ऊपर डोमेन ज्वाइन करवा सकते हो, ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हो, डोमेन ज्वाइन करवा सकते हैं, ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं, प्लस डेटा के प्रोटेक्शन के लिए या बैकअप के लिए इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम को ये आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों ने अपना कोई प्रिंट सर्वर, आप लोगों ने विंडोज 7 की मशीन को एज ए प्रिंट सर्वर कॉन्फ़िगर करना, आप लोग इसमें वो काम कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप की इसके अंदर फंक्शनलिटी है, और ये वर्चुअल पीसी को सपोर्ट करती है और विंडोज़ एक्सपी मोड को सपोर्ट करती है। विंडोज़ एक्सपी मोड विंडोज 7 का एक नया फीचर है जो कि विंडोज़ विस्टा के अंदर नहीं था। उसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों की पुरानी एप्लीकेशन जो कि विंडो एक्सपी पे चला करती थी और 7 पे नहीं चलती, अब मिसाल के तौर पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फाइनेंस के कोई जो है एप्लीकेशन बनाई हुई है, SPSS के अंदर कोई चलता है उनका कोई फाइनेंस का सॉफ्टवेयर या कोई भी इस तरह का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, वो XP के साथ तो कंपेटेबल है, 7 के ऊपर चलता नहीं है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, विंडोज़ 7 के 100 लाइसेंस खरीदे हैं। अब विंडोज़ 7 जब हर क्लाइंट के पास इंस्टॉल होगी तो पता लगा कि जी वो हमारा स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस का हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, या SPSS नहीं चल रहा है, फाइनेंस की एप्लीकेशन नहीं चल रही, उसके लिए क्या करना है, जो उसके लिए आप विंडो XP वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो फिर ये 100 जो लाइसेंस खरीदे ये हम लोगों के ज़ाया। अब हम चाह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें, साथ में हम लोग उस एप्लीकेशन को भी अकोमोडेट करें। उसके लिए विंडोज़ 7 ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है, विंडोज़ 7 के अंदर है XP मोड। आप लोग XP मोड इंस्टॉल कर लो, कॉन्फ़िगर कर लो, उसका फ़ायदा हो गया वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक आप लोगों की स्मॉल विंडो बन जाएगी, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक छोटी विंडो बन जाएगी, लाइक टू बी वर्चुअल पीसी, और वो एप्लीकेशन XP मोड में चल रही होगी और बाकी सारी के सारी एप्लीकेशन आप लोगों के 7 में चल रही होंगी, या जो एप्लीकेशन आप XP मोड में चलाना चाहो आप लोग वो उस वर्चुअल पीसी के अंदर आप लोग चला सकते हो। अच्छा, विंडोज़ प्रोफेशनल के बाद इससे अपर एडिशन जो है वो विंडोज़ 7 का एंटरप्राइज एडिशन है। एंटरप्राइज एडिशन के अंदर सारे के सारे प्रोफेशनल वाले एडिशन, सारे के सारे प्रोफेशनल वाले फीचर्स हैं, प्लस इसके अंदर जो है ऐप लॉकर की एक ऑप्शन है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन को आप लोग लॉक कर सकते हो, और बिट लॉकर ड्राइव इनक्रिप्शन की इसके अंदर ऑप्शन है। प्लस इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस की फंक्शनलिटी है। जब आप लोग सर्वर्स पढ़ोगे तो ये चीज़ें हम लोग उसके अंदर जो है ना, बेसिकली ये जो सारी चीज़ों का जिक्र कर रहा है ना, वो ये खाली वर्कग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकते। एक कारपोरेट एनवायरनमेंट के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर या डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये चीज़ें आप लोग यूज़ करोगे, और अपने हाथ से इंशाल्लाह हम लोग जब सर्वर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें कन्फिगर करके देखेंगे। डायरेक्ट एक्सेस बेसिकली ये VPN का एक अल्टरनेट है। VPN का किस किस को पता, VPN क्या 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 होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या फ़ायदा होता है इसका? जी आप बताएं। सर बेसिकली नेटवर्क में, इंटरनेट में हम लोग सर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक पे सिक्योर नहीं होती, इसमें सिर्फ प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप लोग अपना एक प्राइवेट टनल बना सकते हो आप लोग, ठीक है। इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम लोग अपना प्राइवेट टनल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे ऑफिस के अंदर इस वक्त 10 कंप्यूटर चल रहे हैं, 10 सर्वर्स चल रहे हैं। अब यहाँ से बैठ के मैं ऑफिस के किसी सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ से लेके ऑफिस तक मेरे पास कोई डेडिकेटेड लाइन तो नहीं है, ना कोई मेरे पास फाइबर बिछी है, ना कोई मेरे पास ISDN है, ना कोई और डेडिकेटेड लाइन है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे ऑफिस के अंदर जो VPN सर्वर कॉन्फ़िगर हुआ होगा, मैं उस VPN सर्वर पर डायल अप करूँगा, लाइक टू बी डायल अप कनेक्शन। आज से कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक हम लोग स्क्रैच कार्ड फीड करते थे अपने, हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में मॉडेम लगा हुआ होता था, उसके कनेक्शन में डबल क्लिक करते थे, यूज़र नेम पासवर्ड हम स्क्रैच करके फीड किया करते थे। लाइक जिस तरह PTCL थे या वो वर्ल्ड ऑनलाइन था या ब्रेन नेट के नाम से मुख्तलिफ कंपनियाँ जो ये वो डायल अप की फैसिलिटी दे रही, लाइक टू बी डायल अप, कि आप लोग उसको इंटरनेट को आप लोग डायल करोगे और आप लोग उस कारपोरेट तक पहुँचोगे, अपने सर्वर्स को बिल्कुल ऐसे एक्सेस करोगे जैसे वो आप लोगों के लैन के ऊपर पड़े हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का VPN का। लेकिन VPN से भी एक आगे की चीज़ है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, वो डायरेक्ट एक्सेस की। लाइक एक कंपनी के एम्प्लॉई हैं, वो सिटी टू सिटी मूव करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ शहरों के अंदर उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो कारपोरेट नेटवर्क से कनेक्टेड भी रहें, उन्हें VPN डायल ना करना पड़े। तो उसका अल्टरनेट माइक्रोसॉफ्ट ने दिया कि आप लोग डायरेक्ट एक्सेस का फीचर यूज़ करते हुए 24 आवर्स अपने कारपोरेट नेटवर्क से आप लोग कनेक्ट रह सकते हो। ब्रांच कैशे का मतलब ये है कि कारपोरेट के वो रिसोर्सेज जिनको आप लोग रैपिडली आप लोग एक्सेस करते हो या फ्रीक्वेंटली आप लोग एक्सेस करते हो, और आप लोगों का अगर लिंक आप लोगों का स्लो है, तो आप लोगों को रिसोर्सेज एक्सेस करने में, अपना सर्वर एक्सेस करने में, फाइल सर्वर या कोई भी चीज़ आप लोगों को एक्सेस करने में टाइम लगता है, तो उसकी एक टेम्परेरी कैशे जो है वो आप लोगों के सिस्टम के अंदर बन जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि विंडोज़ 7 का कम अज़ कम एंटरप्राइज एडिशन हो,
या ये जो फीचर है ब्रांच कैशे वाला, ये विंडोज़ 2008 R2 का फीचर है। विंडोज़ 2008 में भी ब्रांच कैशे नहीं है, विंडोज़ विस्टा में या विंडोज़ 7 के किसी दूसरे एडिशन में, एक्सेप्ट एंटरप्राइज और अल्टीमेट, किसी और में ये ब्रांच कैशे का। खैर ये हम लोग जब करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और प्लस इसके अलावा ये है कि आप अपने विंडोज़ 7 के अंदर उर्दू लैंग्वेज आप लोग अगर कन्फिगर करना चाहो, यानी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस आप लोग इंस्टॉल करना चाहो कि मेरे जो है वर्ड के अंदर मैं उर्दू लिखूँ या अरबी लिखूँ या फ़ारसी लिखूँ तो या चाइनीज़ लिखूँ, तो इसके लिए आप लोगों को एंटरप्राइज एडिशन या अल्टीमेट एडिशन वो यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि अल्टीमेट एडिशन जो है उसके अंदर एंटरप्राइज वाले सारे के सारे जो है फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन दो रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। अल्टीमेट एडिशन के अंदर एक तो वॉल्यूम लाइसेंसिंग के अंदर अल्टीमेट, यानी जो आपको मैंने दो कीज़ बताई थी ना शुरू में, मल्टीपल एक्टिवेशन की या की मैनेजमेंट सर्वर, उनके थ्रू उस लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू आप लोग ये नहीं ले सकते अल्टीमेट एडिशन। एक तो अल्टीमेट एडिशन वॉल्यूम लाइसेंसिंग के अंदर कवर नहीं होता, और दूसरा इसके अंदर ये कि वीडीआई स्टैंड्स फॉर वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस, कि जो आप लोगों की वर्चुअलाइजेशन है ना, वर्चुअलाइजेशन भी कई तरह की होती है, एक होते हैं सर्वर वर्चुअलाइजेशन, एक होता है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो खैर हम लोग जब वर्चुअलाइजेशन हाइपर भी पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि ये डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। तो ये हम लोग अगर फिर डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर फिर होती है ऐप वर्चुअलाइजेशन। अगर हम लोग एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन अगर हम लोग करना चाह रहे हैं या हम लोग डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो अल्टीमेट एडिशन में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। अच्छा, ये तो था एक विंडोज़ 7 का एक वो क्या नाम अपना कंपैरिजन कि कौन कौन सा एडिशन क्या क्या काम करता है। और आप लोग अपने एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी आप लोग वर्किंग प्लेस पे देखोगे या आप लोगों को प्रोफेशनल एडिशन मिलेगा या फिर आप लोगों को वहाँ पे एंटरप्राइज एडिशन ही देखने में मिलेगा। विंडोज़ 7 आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, घर में इंस्टॉल करनी है, ऑफिस में किसी भी जगह पे, मिनिमम इसकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है 1 गीगाहर्ट्ज़ का आप लोगों के पास प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है। रैम जो है वो आप लोगों के 32 बिट के लिए आप लोगों के 1 GB आप लोगों के 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप लोगों के 2 GB, यानी कि मिनिमम है। मिनिमम का मतलब होता है कि जिसके ऊपर वो चीज़ चल जाती है। वीडियो मेमोरी 128 MB लगता है, और हार्ड ड्राइव के ऊपर आप लोगों के एटलीस्ट आप लोगों के 16 GB स्पेस 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में, और 20 GB आप लोगों के स्पेस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में आप लोगों के पास होना चाहिए। ऑप्टिकल ड्राइव ये भी आप लोगों की ऑप्शनल है कि अगर आप लोगों के पास DVD रोम नहीं है आप ISO से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो या फिर आप लोग USB से भी उसके इंस्टॉलेशन आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अभी कोई थोड़ी देर पहले मेरे से पूछ रहा था कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का फ़ायदा है कि हम लोगों को परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड मिलती है, कि आप लोगों खुद जो है ना 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों मशीनें साथ साथ आप लोग रख के उसके ऊपर आप लोग सेम एप्लीकेशन रन करो तो आप लोगों को खुद फील होगा कि जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अंदर एग्जीक्यूशन जो आप लोगों के ज़्यादा फास्ट है आप लोगों के, तो यानी आप लोगों को थोड़े वक्त के अंदर आप लोगों का ज़्यादा काम उसके अंदर हो जाएगा। प्लस आप लोगों ने अगर ज़्यादा मेमोरी को यूटिलाइज़ करना है, अगर सही कि आप लोगों के पास लैपटॉप के अंदर 8 GB आप लोगों ने रैम लगवा ली है, डेस्कटॉप में अपने 8 GB रैम लगवा ली है, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने 32 बिट आप लोगों ने इंस्टॉल किया तो वो 8 GB रैम लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं। 4 GB रैम आप लोग मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, बाकी 4 आप लोगों की आइडल पड़ी रहेगी, बिल्कुल बेकार होगी, आप लोग वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने मेमोरी अपनी इंक्रीज़ करनी है तो उसके लिए आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप लोगों को 64 बिट पे आना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा जो डिवाइसेस की जो सपोर्ट की जो रेंज है वो 64 बिट के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 32 बिट। प्लस 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका चूँकि आर्किटेक्चर इस तरह का है कि वो उस ज़्यादा सिक्योरिटी को जो है वो आप लोगों के वो करता है, सपोर्ट करता है। अच्छा, लेकिन इसकी 64 बिट के जो है एक वो लिमिटेशन भी है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की लिमिटेशन ये है कि ये 16 बिट जो आप लोगों का एनवायरनमेंट है 16 बिट से मुराद ये है कि जो आप लोगों का हार्ड ड्राइव का जो फॉर्मेट होता है आप लोगों का उसको सपोर्ट नहीं करता। जब हम लोग आज से अगर 5, 7, 10 साल पहले की बात हम लोग करें कि अब तो हम लोग विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, पहले एक दौर वो था कि जब हम लोग विंडोज़ XP यूज़ किया करते थे। विंडोज़ XP से पहले हम लोग विंडोज़ 98 विंडोज़ मिलीनियम हम लोग यूज़ किया करते थे। विंडोज़ 98 या विंडोज़ मिलीनियम NTFS फाइल सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया करती थी, वो सिर्फ फैट को या FAT32 फाइल सिस्टम को सपोर्ट किया करते थे। तो वो पुराने फाइल सिस्टम थे, पुराना स्टोरेज का आर्किटेक्चर था। खैर उस डिबेट में मैं अभी नहीं जा रहा, ये हम लोग जब स्टोरेज को अपने डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल से हम लोग जो है फाइल सिस्टम को वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टॉलेशन की जो टाइप्स हैं उसके अंदर हम लोगों की क्लीन इंस्टॉलेशन होती है, अपग्रेड इंस्टॉलेशन होती है, प्लस यहाँ पे उसने माइग्रेशन का भी जिक्र किया। क्लीन इंस्टॉलेशन से मुराद है कि नया हम लोगों ने सिस्टम लिया, बिल्कुल पहली मरतबा विंडो इंस्टॉल करनी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। या मैं डुअल बूट बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे सिस्टम में विंडोज़ 7 भी हो साथ में विंडोज़ 2008 भी हो, तो ये भी क्या होगी, क्लीन इंस्टॉलेशन होगी। क्लीन इंस्टॉलेशन का मतलब ये होता है
कि आप लोग बिल्कुल पहली मरतबा या बिल्कुल नए सिरे से आप लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हो, या मिसाल के तौर पे आप लोग एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग रिप्लेस करना चाह रहे हो। रिप्लेसमेंट से ये मुराद है कि विंडोज़ एक्सपी थी, विंडोज़ एक्सपी को आप लोगों ने फॉर्मेट कर दिया, विंडोज़ एक्सपी को आप लोगों ने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल वाइप कर दिया। अब विंडोज़ एक्सपी की जगह पे नया ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे हो। अपग्रेड का मतलब ये है कि पुराने फीचर तो रहें, प्लस उसके अलावा जो एडिटिव फीचर हैं, जो एडिशनल फीचर्स हैं, जो नई चीज़ें हैं, जो चेंजिंग्स हैं, वो सारी की सारी बीच में आ जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपग्रेड। अच्छा, अपग्रेड का भी एक स्पेसिफिक पाथ है, आगे वो स्लाइड में आप लोग वो भी देखोगे कि अपग्रेड का क्या पाथ है। यानी आप लोग पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट को आप लोग रिप्लेस करना चाह रहे हैं नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। मिसाल के तौर पे आप लोग विंडोज़ विस्टा को रिप्लेस कर रहे हो विंडोज़ 7 से, तो ये आप लोगों का क्या अपग्रेड। इसकी मिसाल मैंने आप लोगों को ऐसे दी थी कि सपोज आप लोग एक जगह पे बाइक परचेज़ करने जाते हो, अगर पहले आप लोगों के पास बाइक नहीं है, बिल्कुल पहली मरतबा मार्केट में पैसे लेके जा रहे हो, बाइक खरीद रहे हो, एक क्लीन परचेजिंग कर रहे हो, लेकिन ऑलरेडी आप लोगों के पास 2000 मॉडल की आप लोगों के पास बाइक है, आप लोग उसको सेल आउट करते हो, उसमें और पैसे डालते हो और आप लोग 2012 मॉडल ले लेते हो, तो ये आप लोगों ने क्या किया, अपग्रेड किया। तो अपग्रेड का मतलब है कि पुराने को ख़त्म करके उसकी जगह पर नया जो उसकी जगह टेक ओवर कर ले, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अपग्रेड। अच्छा, माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से अटेंडेंस नहीं कंप्लीट की लगी हुई, अगर जिसकी अटेंडेंस रहती है वो करंटली अपनी लगा ले, काफ़ी से लोग रहते हैं इसमें। बेशक जो अटेंड नहीं किए सारे अटेंडेंस करंटली लगाते हैं। अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे माइग्रेशन की। जब आप लोग अपग्रेड करते हो ना, अपग्रेड जब हम लोग करते हैं तो आप लोगों के जो पहले फाइल आप लोगों की जो पड़ी हुई होंगी सिस्टम के ऊपर, वो आप लोगों की पड़ी रहेंगी आप लोगों की, अनटिल अनलेस कि आप लोग अपनी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर देते। क्लीन इंस्टॉलेशन जब करते हैं ना, क्लीन इंस्टॉलेशन होता है रिप्लेसमेंट। बेशक आप लोगों की पहले विंडो एक्सपी इंस्टॉल थी, अब आप लोगों ने 7 इंस्टॉल की, एक्सपी 7 के अंदर अपग्रेड नहीं, सॉरी 7 जो है वो एक्सपी के अंदर अपग्रेड नहीं हो सकती, तो वो ड्राइव को आप लोगों का फॉर्मेट कर देगा, आप लोगों का डेटा सारे का सारा लॉस हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोग विस्टा को अपग्रेड करते हो, आप लोग 7 के अंदर विस्टा को आप लोग क्या करते हो, अपग्रेड करते हो 7 के अंदर, तो आप लोगों की जो प्रीवियस फाइल्स हैं वो आप लोगों की प्रिजर्व रहेंगी, वो आप लोगों की रिटेन रहेंगी, वो आप लोगों की लॉस नहीं होंगी। आप लोगों का जो डेटा वो एज इट इज़ आप लोगों के हार्ड ड्राइव के ऊपर पड़ा रहेगा, प्लस विस्टा वाले फीचर जो 7 के फीचर कॉमन होंगे वो तो रहेंगे, इसके अलावा जो नई एडिशनल चीज़ें हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी, यानी आप लोगों का डेटा लॉस नहीं होगा। अच्छा, लेकिन बात सिनेरियो के अंदर ये होता है कि एक्सपी को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं 7 के साथ, लेकिन हम लोग साथ में मीनवाइल हम लोगों की रिक्वायरमेंट ये भी है कि मेरे जो डेस्कटॉप के ऊपर जितने शॉर्टकट्स पड़े हुए हैं वो एज इट इज़ रहें, प्लस प्रोग्राम मेन्यू में जितने प्रोग्राम्स ऐड हुए हैं वो एज इट इज़ रहें, फेवरेट्स में जितनी वेबसाइट्स ऐड हुई हैं वो सारी की सारी एज इट इज़ रहें, आउटलुक के अंदर जितनी मेरी ईमेल्स पड़ी हैं वो एज इट इज़ रहें, मेरा डेटा लॉस ना हो। तो फिर उस सिनेरियो के अंदर अब एक्सपी से आप लोग अपग्रेड कर भी नहीं सकते 7 के ऊपर, और डेटा भी लॉस नहीं करना चाह रहे, तो हम लोगों को मजबूरन एक तीसरे सिनेरियो में जाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन का सिनेरियो, कि हम लोग माइग्रेशन करेंगे। माइग्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का एक्सपी का सारा डेटा आप लोग माइग्रेट कर देते हो 7 के ऊपर। तो माइग्रेशन के अंदर अब यहाँ पे माइग्रेशन के ऊपर बता रहा है कि मूव फाइल एंड सेटिंग फ्रॉम एन ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम टू विंडोज 7, लाइक विंडोज एक्सपी से विंडोज 7 पे स्विच कर रहे हैं, डेटा भी लॉस नहीं करना चाह रहे। दूसरी सूरत के साइड बाई साइड और वाइप एंड लोड। वाइप का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ कर देना, बिल्कुल वाइट वॉश कर देना, बिल्कुल उड़ा देना। अब वो कह रहे हैं कि आप एक सिस्टम को बिल्कुल फॉर्मेट करना चाह रहे हो, बिल्कुल साफ करना चाह रहे हो, वाइप करना चाह रहे हो, क्लीन करना चाह रहे हो, लेकिन डेटे को भी माइग्रेट करना चाह रहे हो। माइग्रेशन के 2 सिनेरियो हो सकते हैं, एक तो ये होता है कि फाइल्स को सिर्फ मूव कर लिया जाए, दूसरी सूरत है कि आपने सब कुछ वॉश कर देना, आपने पार्टीशन भी उड़ा देनी है, डेटा को आप लोगों ने वो करना है, तो माइग्रेट करना। इसके लिए हम लोग 2 टूल यूज़ करते हैं। पहला टूल जो हम लोग विंडोज़ एक्सपी से 7 पे माइग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं उसका नाम है USMT। USMT स्टैंड फॉर यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल, USMT। और दूसरा विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र, WET। वेट के नाम से 2 टूल जो है हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा कौन सा सर? विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र। विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र तो विंडोज़ के अंदर मौजूद होता है, जबकि USMT जो है आप या तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, या आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने 3 पैकेजेस बताए थे, जिसके अंदर एक मैंने आप लोगों को बताया था कि MDT माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट, या विंडोज़ ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन टूल किट, या SCCM सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इन तीनों के अंदर से किसी एक पैकेज को यूज़ करते हुए आप लोग जो है USMT की यूटिलिटी यूज़ कर सकते हो। या अगर आप लोगों ने पूरे का पूरा पैकेज आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना,
खाली USMT की आप लोग जो है यूटिलिटी नेट से डाउनलोड करके आप उसके ज़रिए से भी अपना जो है यूज़र का, अच्छा जो USMT है ना, यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल, ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ये डॉस के ऊपर काम करता है। और जो विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र है, इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसके अंदर आप लोग क्लिक करोगे, आप लोगों का वो पूछता है कि सोर्स कहाँ से फाइल उठानी है, स्टोर कहाँ पे करना है। फिर जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, फिर कहता है कि फाइल जो है उनको करना है, दोबारा रिस्टोर करना है, किस जगह से उठाना है, वो यानी सारे का सारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इंस्टॉलेशन का स्टेटस देख लेंगे, इंस्टॉलेशन हमारी कहाँ तक पहुँची है। ये क्यों हुआ ऐसा? मैंने असल में इसकी जो है ना वो ड्राइव डिटैच कर दी थी वो। भी करेंगे। बिल्कुल आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं आप अपने होस्ट। और जो अभी इस वक्त मेरे लैपटॉप पे जो विंडो चल रही है ना, इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अंदर अगर मैं वर्चुअल पीसी इंस्टॉल करके या VMware इंस्टॉल करके या मैं हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके या इसके अंदर जो है प्लेट स्पिन इंस्टॉल करके या सोलारस का कोई ऐसा मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन करके अपनी वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, वो मेरी कहलाएंगी गेस्ट मशीन्स। ठीक है, तो गेस्ट और होस्ट की आप लोग आपस में कम्युनिकेशन आप लोग करवा सकते हैं। अच्छा, उसका स्टेटस देख लेते हैं कि जी हमारे जो USB राइट हो रही थी वो कहाँ तक पहुँचे। ये जी बन सक्सेसफुली, ये आप लोगों की जो है वो इस वक्त USB सक्सेसफुल बन होगी भी है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मज़ीद ये कि वेरीफाई करना, ये देखें ये USB है और इसका बिल्कुल इस वक्त वो स्टेटस है जैसे आप लोग विंडोज 7 की बूटेबल CD अपने CD-ROM में डालो या DVD-ROM में डालो। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से इसका सेटअप इसका जो है वो चल पड़ेगा इसका। ठीक है, माइट भी मेरे इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर मैं इंस्टॉल ना करूँगा तो एरर देगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो नहीं कैरियर 64 बिट है, क्योंकि अगर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का 64 बिट और आप उसी के अंदर 32 बिट का आप लोग सेटअप चलाओ तो वो उसके ऊपर एरर दे देता है। वो कहता है कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है वो 64 बिट है। तो ये हम लोग USB जो है वो बंद होगी भी है। अब इस USB को आप लोग किसी भी सिस्टम के अंदर, अभी ये हम लोगों की डिमॉन्स्ट्रेशन ख़त्म होती है ना, उसके बाद मैं अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करके आप लोगों को USB से बूट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये अब USB से बूट करेगा लैपटॉप और उसके बाद जो इसके ऊपर विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एनीवे हम लोग इंस्टॉलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जब विंडोज़ की इंस्टॉलेशन हम लोग करते हैं तो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन हम लोग या तो DVD के ज़रिए कर सकते हैं, या हम लोग किसी नेटवर्क शेयर के ज़रिए कर सकते हैं, या हम लोग जो है वो इमेज के ज़रिए से कर सकते हैं। जो क्लीन इंस्टॉलेशन मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, क्लीन इंस्टॉलेशन या अटेंडेड इंस्टॉलेशन, CD डालें, DVD डालें, ठीक है, या नेटवर्क शेयर के ज़रिए कर लें, USB के ज़रिए कर लें। जो थर्ड टाइप इसने बताई है ना, इमेज के ज़रिए से इंस्टॉलेशन। इमेज के ज़रिए से इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे कि पूरे के पूरा एक इमेज बना पड़ा ऑलरेडी विंडो का, उस पूरे के पूरे इमेज को आप एक सोर्स से टारगेट पर डिप्लॉय करना चाह रहे हो। और इमेजिंग वाली टेक्निक नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं बल्क OS के इंस्टॉलेशन के अंदर। लाइक अगर आप लोगों ने रिमोट इंस्टॉलेशन सर्विसेज अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज यूज़ कर रहे हो कि आपके नेटवर्क के साथ 100 सिस्टम्स आप लोगों के कनेक्टेड हैं, अब उन 100 सिस्टम्स के ऊपर आप लोगों की जो रिमोटली विंडो इंस्टॉल होगी वो आप लोगों की इमेजिंग टेक्निक के थ्रू होगी। या मिसाल के तौर पे सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के जरिए से 1000 सिस्टम के ऊपर पैरेलल में आप लोगों ने इंस्टॉलेशन रन करनी है, तो वो आप लोगों की इमेजिंग की टेक्निक को यूज़ करते हुए आप लोगों की होगी। क्लीन इंस्टॉलेशन के यहाँ पे उसने मेथड बताया हुआ है कि आप लोग DVD-ROM के अंदर उसको DVD को इंसर्ट करेंगे, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट की वगैरह मांगता है और उसके बाद आप लोगों की इंस्टॉलेशन आप लोग कंप्लीट हो जाएगी। क्लीन इंस्टॉलेशन के मेथड उसने बताए हुए हैं कि ये कि विंडोज़ PE इन्वायरमेंट, प्री एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट जो है ना, ये आप लोगों के विंडोज़ की जो CD होती है, CD के अंदर बिल्ट इन एक जो है इन्वायरमेंट आप लोगों का होता है रिकवरी के लिए। जब आप लोगों ने जब हम लोग बैकअप और रिस्टोर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जब हम लोगों का कोई सर्वर कोई मशीन हम लोगों की क्रैश कर जाएगी तो उसको हम लोगों ने जब रिकवर करना हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो हम लोग उसको PE इन्वायरमेंट में, प्री एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में हम लोग उसको बूट करते हैं अपने सिस्टम को और फिर हम लोग उसको रिकवर करते हैं। नॉर्मली ये रिकवरी के लिए यूज़ होता है, या फिर अगर आप कोई डेल का या HP का आप लोग IBM का कोई लैपटॉप लो तो उसके साथ उसके एक रिकवरी डिस्क देता है। तो रिकवरी डिस्क क्या होता है, बेसिकली वो विंडोज़ PE उसके अंदर होती है। PE एक प्री एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट आप लोगों का बिल्ट इन कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट होता है कि
जिसके अंदर आप लोग किसी इमेज को लोड करवा सकते हो, किसी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेज को कैप्चर कर सकते हो, आप लोग उसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्विसिंग कर सकते हो। वे थोड़ा सा जो है ना एक वो मुश्किल टॉपिक है, इस वजह से उस चीज़ को मैं जो है ना यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा। नहीं वो इस तरह नहीं है, वो आप जब मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर उससे हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अपग्रेडेशन और माइग्रेशन का उसने जो थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है कि जब आप अपग्रेड करते हो तो डज़ नॉट रिक्वायर द री इंस्टॉलेशन ऑफ द एप्लीकेशन, कि आप लोगों के एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से आप लोगों को इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ऑफिस 2007 इंस्टॉल हुआ था, आपने विस्टा से आप लोगों ने 7 में अपग्रेड किया तो ऑफिस दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने माइग्रेट किया, माइग्रेट मतलब कि आप लोगों ने विंडोज़ एक्सपी से माइग्रेट किया विंडोज़ 7 के ऊपर, तो अब आप लोगों की तो आप लोगों का डेटा तो आप लोगों का सेफ रहेगा, सारी की सारी फाइल्स आप लोगों के सारे के सारे कंटेंट्स आप लोगों के सेव रहेंगे, लेकिन आप लोगों को एप्लीकेशंस दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, PDF, कोरल, इन पेज वगैरह, ये इस तरह की एप्लीकेशन आप लोगों को दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सेकंड डिफरेंस मैं बता रहा कि डज़ नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टोरेज स्पेस, कि जब आप लोग अपग्रेड करते हो, मिसाल के तौर पे कि आप लोगों ने C ड्राइव आप लोगों की 100 GB की थी, C के ऊपर आप लोगों की विंडोज़ विस्टा इंस्टॉल थी जिसने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10 या 15 GB आप लोगों की जगह ली हुई थी। अब मैक्सिमम 1 या 2 GB एडिशनल जगह और आप लोगों की हो जाएगी अपग्रेड जब आप लोग करोगे। आप लोगों को एक सेपरेट किसी ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइग्रेट के सिनेरियो के अंदर वो कह रहा है कि टिपिकली रिक्वायर मोर स्टोरेज स्पेस। इसकी क्या तुक बनती है? मिसाल के तौर पे मेरे पास विंडोज़ XP इंस्टॉल है, विंडोज़ XP वाली मेरी पार्टीशन की जो है वो 100 GB जो है वो स्टोरेज है। अब 100 GB के अंदर से तकरीबन कोई 8 GB के करीब उसके ऊपर मेरा डेटा पड़ा हुआ है, मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब मैं चाह रहा हूँ XP से आप लोग अपग्रेड तो कर नहीं सकते हो आप लोग 7 के अंदर, आप क्या करोगे? क्लीन इंस्टॉलेशन करोगे या आप लोग माइग्रेशन करोगे? क्लीन इंस्टॉलेशन करूँगा तो मेरा वो 8 GB का डेटा जो है वो उड़ जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? मुझे मजबूरन एडिशनल स्पेस जो है वो मुझे वो ऐड करनी पड़ेगी किसी USB के फॉर्म के अंदर, या किसी एक्सटर्नल स्टोरेज के फॉर्म के अंदर, या किसी नेटवर्क स्टोरेज के फॉर्म के अंदर, जो है किसी SAN की सूरत में, किसी भी तरह से नेटवर्क शेयर की सूरत में उसका माउंट करवाऊंगा ताकि उसके ऊपर अपना डेटा जो है माइग्रेट कर सकूँ। जब आप लोग यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल के ज़रिए से माइग्रेट करते हो या विंडोज़ ईजी ट्रांसफ़र के ज़रिए से माइग्रेट करते हो, तो वो पूछता है कि जो आप लोगों का डेटा, जो यूज़र का डेटा, इसको स्टोर करना कहाँ पे है। तो वो स्टोरेज के लिए आप लोगों को एडिशनल स्पेस चाहिए। इस वजह से वो यहाँ पे कह रहा है कि माइग्रेशन के सिनेरियो के अंदर आप लोगों को एडिशनल स्पेस आप लोगों को रिक्वायर होती है। अपग्रेड के अंदर वो कह रहा है कि डज़ नॉट रिक्वायर रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, कि जब आप लोग वो करते हो कि अपग्रेड के सिनेरियो के अंदर कि आप लोग जो है क्यों हम लोगों को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे कोर टू डू सिस्टम था या डुअल कोर हम लोगों के पास सिस्टम था, विंडोज़ विस्टा थी, अब विंडोज़ 7 आ गया। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि एम्प्लॉइज़ जो विंडो यूज़ करें वो बिल्कुल अप टू डेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो हम लोग विंडोज़ 7 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोई हार्डवेयर वगैरह जो है उसमें नॉर्मली हम लोगों को चेंज नहीं करना पड़ता अपग्रेड के सिनेरियो में। अच्छा, जिन लड़कों के व्यूज अभी क्लियर नहीं होगा, क्लास को कंप्लीट मिलके देगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि नॉर्मली जहाँ पे हार्डवेयर हम लोगों ने चेंज ना करना हो तो वहाँ पे हम लोग जो है अपग्रेड करते हैं विंडो को। लेकिन जब हम लोगों ने हार्डवेयर हम लोगों ने चेंज करना है, मिसाल के तौर पे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में थे Pentium 4 थे, Pentium 4 के ऊपर विंडोज़ विस्टा चल रही थी। अब ऑर्गेनाइजेशन ने नए सिस्टम जो है वो बाय कर लिए हुए हैं, अब वो नया हार्डवेयर आ गया हुआ है। अब लेकिन साथ में मिसाल के तौर पर आप लोग PTCL के एम्प्लॉई हो, अब हर डेस्कटॉप के ऊपर यूज़र का अपना अपना डेटा पड़ा हुआ है। अब ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहती है कि कंप्यूटर तो हम लोगों ने बेच देने हैं, हम लोगों ने कबाड़ में हम लोगों ने दे देने या सेल आउट कर देने हैं, हम लोगों ने कंडम कर देने हैं, लेकिन डेटा हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना। तो फिर क्या करोगे? आप लोग माइग्रेट करोगे, और माइग्रेशन के सिनेरियो के अंदर आप लोग क्या करोगे? एडिशनल स्टोरेज के ऊपर जो है आप लोग, या जब भी हम लोग हार्डवेयर चेंज करेंगे तो हार्डवेयर जब चेंज करेंगे ज़रा हार्डवेयर वो पुराना नहीं रहा तो अपग्रेड तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग माइग्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पे विंडोज़ XP जो है वो 128 उस पर MB की उस पर इंस्टॉल हो जाया करती थी रैम के ऊपर, यानी कि 128 MB की आप लोगों के पास रैम होती थी तो विंडो XP इंस्टॉल हो जाती थी। लेकिन 128 MB के ऊपर आप लोगों को विंडोज़ 7 इंस्टॉल नहीं हो सकती, आप लोगों को 1 GB आप लोगों को रैम चाहिए। या मिसाल के तौर पे Pentium 3 सिस्टम था, Pentium 3 के ऊपर हमारी विंडो XP इंस्टॉल थी। अब हम लोगों ने Pentium 3 के बजाय Core i3 ले लिया होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे?
अपने डेटा को भी अगर बचाना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग अपग्रेड वाला सिनेरियो हमें सपोर्ट नहीं करेगा। हमें कौन सा सिनेरियो सपोर्ट करेगा? माइग्रेशन वाला। समझ लग रही है ना माइग्रेशन क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है? ये मैं जितनी बातें बता रहा हूँ मैं पूछूंगा भी है, तो ज़रा गौर से थोड़ा अटेंटिव हो गए आप लोग बैठे। अच्छा, देन उसके बाद वो बता रहा है कि इज़ द रिकमेंडेड सोल्यूशन इन होम और स्मॉल ऑफिस सिनेरियो, कि घर के अंदर मेरे पास एक सिस्टम है, वहाँ पे मैंने विंडोज़ विस्टा को क्या करना है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि 7 में कर लूँ तो मैं क्या करूँगा, उसको अपग्रेड में कर लूँगा। लेकिन मीनवाइल वो बता रहा है कि इज़ द रिकमेंडेड सोल्यूशन टू अचीव ए स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरनमेंट इन ए लार्ज एंटरप्राइज सिनेरियो। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन अपने पुराने सिस्टम्स को Pentium 4 को सेल आउट करके Core 2 2 या Core i3 या Core i5 या Core i7 ले रही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपग्रेड तो कर नहीं सकते, हार्डवेयर तो चला जाएगा, फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, वैलिड अपग्रेडेशन पाथ, अगर तो ऑलरेडी आप लोगों के पास एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर विंडोज़ 95 इंस्टॉल है, 98 इंस्टॉल है, मिलीनियम इंस्टॉल है, NT4 इंस्टॉल है, 2000 इंस्टॉल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड के वो आप लोगों के विंडोज़ 7 में अपग्रेड नहीं हो सकती किसी भी सूरत। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मजबूरन आप लोगों को क्लीन इंस्टॉलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास विंडोज़ XP इंस्टॉल है या आप लोगों के पास विंडोज़ विस्टा का RTM वर्जन आप लोगों का इंस्टॉल है, RTM स्टैंड्स फॉर रिटेल टू मैन्युफैक्चर, आप लोगों के, तो फिर आप लोग दोनों सिनेरियो है, इसको आप लोग क्लीन इंस्टॉलेशन भी कर सकते हो या आप लोग माइग्रेशन भी कर सकते हो। क्लीन इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि फॉर्मेट करके नया कर लो, और अगर डेटा को बचाना है तो USMT यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल को यूज़ करते हुए या विंडोज़ इजी ट्रांसफर को यूज़ करते हुए आप लोग उसको माइग्रेट भी आप लोग कर सकते हो। और अगर विंडोज़ विस्टा आप लोगों के इंस्टॉल है जिसपे सर्विस पैक 1 या सर्विस पैक 2 है, तो आप उसकी इन प्लेस अपग्रेड, यानी विंडोज़ विस्टा के अंदर ही आप लोग DPD डालो 7 की और वहीं से सेटअप उसका एग्जीक्यूट कर दो। आप लोगों को दोबारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों का डेटा भी लॉस नहीं होगा, डेटा भी वहीं पड़ा रहेगा आप लोगों का, और सारे प्रोग्राम भी आप लोगों के वहीं पर रहेंगे। तो वो आप लोगों के क्या होंगे, आप लोगों के अपग्रेड हो जाएगी। विंडोज़ विस्टा से विंडोज़ 7 पे जाने के लिए हम लोग अपग्रेड भी कर सकते हैं, माइग्रेशन करना चाहें तो माइग्रेशन भी कर सकते हैं, और अगर क्लीन इंस्टॉलेशन करना चाहें तो क्लीन इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कोई ऐसा आप लोगों में से कौन मतलब सिनेरियो बताएगा कि ऑलरेडी विंडोज़ विस्टा इंस्टॉल थी और अब हम लोगों ने विंडोज़ 7 करने हैं, लेकिन मजबूरन हम लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है, क्या सिनेरियो हो सकता है ऐसा? हार्डवेयर अगर आप लोगों का चेंज होगा तो ज़ाहिर है जब हार्डवेयर आप लोगों का जाएगा तो डेटा तो आप लोगों ने सेव करना है, तो फिर हम लोगों को माइग्रेट हम लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर डेटा सेव नहीं करना, हार्डवेयर सेल कर रहे हैं, डेटा की खैर है, तो फिर नया हार्डवेयर लेंगे, क्लीन इंस्टॉलेशन कर लेंगे हम लोग। या अगर हार्डवेयर चेंज कर ही नहीं रहे, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं, तो आप लोगों को ना क्लीन इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत है, ना माइग्रेशन करने की ज़रूरत है, आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आप लोग क्या कर लोगे, उसको अपग्रेड कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, देन उसके बाद वो कह रहा है कि विंडोज़ एनी टाइम अपग्रेड अनेबल यू टू अपग्रेड टू हायर एडिशन ऑफ विंडोज़ 7, कि आप लोअर एडिशन से आप लोग अगर हायर एडिशन के ऊपर जो है अगर आप लोग जाना चाहो तो आप लोग जा सकते हो। लाइक प्रोफेशनल से एंटरप्राइज में आप लोग अगर जाना चाहो तो आप लोग इजीली आप लोग जा सकते हो, या आप लोग होम बेसिक से होम प्रीमियम पे अगर आप लोग जाना चाहो तो आप लोग जो है उसके ऊपर भी जा सकते हो। अच्छा, देन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसे टूल्स भी दिए हुए हैं जिसके ज़रिए से आप लोग अपने पूरे नेटवर्क की इन्वेंट्री को आप लोग स्कैन कर सकते हो, जो आप लोगों को ये डिटरमिन करके बता सकते हैं कि आया कि माइग्रेशन का सिनेरियो आप लोगों के लिए फिजिबल रहेगा या अपग्रेडेशन का सिनेरियो फिजिबल रहेगा या क्लीन इंस्टॉलेशन फिजिबल रहेगी। उसको बोलते हैं बेसिकली विंडोज़ अपग्रेड एडवाइज़र। एक छोटी सी यूटिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ईजिली अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये एक छोटी सी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करके ये आप लोग किसी एक सिस्टम पे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद वो आप लोगों के नेटवर्क को स्कैन करके बता देगी कि किस किस सिस्टम की क्या क्या कैपेसिटी है, यानी कि वो कैपेबल है भी या नहीं है, सिस्टम आप लोगों का अपग्रेड होने के लिए विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन के लिए रेडी भी है या नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप लोग ये चेक करना चाह रहे हो, आप लोगों को नहीं पता कि विंडोज़ 7 की मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, तो फिर आप लोग क्या करो, अपग्रेड एडवाइज़र आप लोग डाउनलोड करो, अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको एग्जीक्यूट करो, और वो आप लोगों का हार्डवेयर के आप लोगों के सारे डिटेल आप लोगों को बता देगा कि इसके ऊपर विंडोज़ 7 इंस्टॉल हो भी सकती है या नहीं हो सकती। और प्लस इसके अलावा वो आप लोगों को गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगा से कि अगर आप लोगों के 95 के क्लाइंट कंप्यूटर हैं या विंडोज़ XP के क्लाइंट कंप्यूटर हैं या विस्टा के क्लाइंट कंप्यूटर, वो आपको ये भी बता देगा कौन कौन से अपग्रेड हो सकते हैं, कौन कौन सो पे क्लीन इंस्टॉलेशन होगी, और किस किस के ऊपर जो है आप लोग अगर आप करना चाहो तो माइग्रेशन आप कर सकते हो। लेकिन उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो जो आप लोगों का अपग्रेड एडवाइज़र है
उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि जिस सिस्टम के ऊपर आप लोगों ने अपग्रेड एडवाइज़र आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर .NET फ्रेमवर्क 2.0 आप लोगों को इंस्टॉल होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट XML कोर सर्विस 6.0 होनी चाहिए, और प्लस कम से कम 20 MB 20 मेगाबाइट आप लोगों के पास हार्ड ड्राइव के ऊपर स्पेस होनी चाहिए, प्लस आप लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होने चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। यानी एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से रन करोगे तो वो चलेगा। अगर एक रिस्ट्रिक्टेड यूज़र का अकाउंट विंडो XP के अंदर आप लोगों का एक रिस्ट्रिक्टेड यूज़र बना हुआ है या विंडोज़ विस्टा में रिस्ट्रिक्टेड यूज़र बना जो कोई प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो फिर आप लोग अपग्रेड एडवाइज़र को आप लोग रन नहीं कर सकते। क्लियर है तक? अच्छा, प्रोसेस ऑफ अपग्रेडेशन, जब आप लोगों ने किसी चीज़ को आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोगों ने अपग्रेड करना हो, सबसे पहले आप लोगों का करंट एनवायरनमेंट आप लोगों का एवेल्यूएट होगा। तो एवेल्यूएट आप लोग कैसे करोगे? अपग्रेड एडवाइज़र के जरिए से उसको एवेल्यूएट कर लोगे। अच्छा, यहाँ पे तो सिर्फ एक टूल का जिक्र है ना, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की और भी टूल किट हैं जिसके नाम माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूल किट के नाम से एक माइक्रोसॉफ्ट की पूरी एक टूल किट है। तो वो अगर आप लोगों ने सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोगों ने अपग्रेड करना हो, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर क्लास फैमिली को आप लोगों ने अपग्रेड करना हो, तो फिर जो टूल हम लोग यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट प्लानिंग एंड असेसमेंट टूल किट, वो आप लोग डाउनलोड कर लो। वो आप लोगों को सर्वर के अपग्रेडेशन का पाथ आप लोगों को बता देगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग किसी भी एनवायरनमेंट को एवेल्यूएट करते हैं, देन उसके बाद बैकअप लेते हैं। बैकअप कैसे लेते हैं? विंडोज़ इजी ट्रांसफर के जरिए ले लें या यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल के जरिए ले लें, जो बिल्ट इन है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के या माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म से जो लॉन्च हुए हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, लाइक एक्रोनियस हो गया या आप लोगों का गूस्ट वगैरह हो गया। लेकिन अगर गूस्ट के जरिए आप लोग करोगे, सी ड्राइव को करोगे, सी को रिस्टोर करोगे, तो वो तो पुरानी विंडो वापस आ जाएगी। गूस्ट की सिनेरियो में फ़ायदेमंद होगा कि अगर अदर देन सी यानी डी ड्राइव जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ था, अब आप चाह रहे हो नए सिरे से पार्टीशन करनी है, सारा फॉर्मेट करके नए सिरे से करना है, लेकिन डेटे को आप लोगों ने माइग्रेट करना है आप लोगों ने, तो डेटा का आप लोग बैकअप ले सकते हो। विंडोज़ के बैकअप की यूटिलिटी के जरिए भी ले सकते हो, विंडोज़ इजी ट्रांसफर या यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल के जरिए भी ले सकते हो, या एक्रोनियस या नॉर्टन गूस्ट के जरिए से डी ड्राइव या यानी अदर देन सिस्टम एंड बूट पार्टीशन का आप लोग किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए से भी बैकअप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, जब भी आप लोगों ने अपग्रेड करना हो तो अपग्रेड के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि जब भी आप लोग अपग्रेड भी कर रहे हो तो एहतियातन बैकअप ले लो, कहीं ये ना हो कि अपग्रेडेशन के दौरान कोई मसला आ जाए। अपग्रेडेशन के दौरान कैसे मसला बन सकता है? फेलियर हो जाए, पावर फेलियर। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिजली के जाने का कोई पता नहीं लगता किस टाइम बिजली चले जाए। अच्छा, घरों में तो हम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं लगता, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग किसी अच्छी जगह पे आप लोग जॉब करोगे, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आप लोग जॉब करोगे, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे कि 1 मिनट का भी डाउन टाइम जो है ना वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता, कोई 1 मिनट का भी। और उसके ऊपर भी जो है ना थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की जो है ना उसको ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी पड़ती है अगर वो यूज़र्स को जो है सर्विसेज के डील। यार आप लोग खुद देख लो कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, वारिद या यूफोन या टेलीनॉर का कोई भी नेटवर्क, अगर हम लोगों ने किसी यहाँ कॉल करनी हो और नेटवर्क बिजी हो या मिल ना रहा हो तो कितनी गालियाँ निकालने, कितना बुरा भला कहते हैं उन्हें। तो खैर बाहर के मुल्कों में तो पाकिस्तान में तो इस तरह के कवानीन की जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो सर्वर एनवायरनमेंट का हम लोग डाउन टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड ये करता है कि जब भी आप लोग इवन के अपग्रेड भी कर रहे हो तो एहतियातन अपने डेटा का आप लोग बैकअप ले लो। देन उसके बाद आप लोग वेरीफाई करोगे और वेरिफिकेशन के बाद जो है आप लोग उसका अपडेट करोगे। विंडोज 7 का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद जो है वो आप लोगों को ये कहता है कि आप लोग जो है इसको वो कर लो, अपडेट कर लो इसके जो क्रिटिकल अपडेट्स हैं या सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। अगर आप लोग ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल कर रहे होगे तो सारे सिक्योरिटी अपडेट्स और क्रिटिकल अपडेट्स आप लोगों को फ्री मिलेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि आप लोग लीगल तरीके से अगर विंडो को यूज़ करना चाहो तो उसका तरीका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की साइट से आप लोग ओरिजिनल विंडो आप लोग डाउनलोड करो। वो आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं देगी, कोई आपको ये नहीं कहेगी कि आप लोग इसकी CD की डालो, ये वो हार्डली आप लोगों को 2 GB का आप लोगों का ISO फाइल होगी और वो ट्रायल के लिए आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ने दी होगी। लेकिन जब आप ट्रायल कोई भी डाउनलोड करते हैं ना तो वो आप लोगों को 30 डेज़ का आप लोगों को कहता है कि जी 30 दिन के अंदर अंदर इसकी की आप लोगों ने एंटर कर लेनी है। अगर मिसाल के तौर पे 30 दिन के अंदर आप लोगों की तसल्ली नहीं हुई, आप लोग कहते हैं कि नहीं यार अभी तो मैं अपनी की इसमें क्यों डालूँ जब तक मैं इससे सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ। या मिसाल के तौर पे आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिटेल वेरिएंट ख़रीदा है या बल्क ओएस ख़रीदे हैं, मैक की परचेज़ की है या KMS की ली है। अब आप ये चाह रहे हो कि अपनी विंडो का आप लोगों ने अभी की नहीं डालनी, की अपनी यूटिलाइज़ नहीं करनी, और आप ये चाह रहे हो कि ओरिजिनल विंडो मेरी रहे, पायरेसी का धब्बा मेरे ऊपर ना लगे। तो उसके लिए कमांड ये है कि आप लोग अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, डॉस खोलोगे और वहाँ पे जाके
डॉस खोलने के बाद आप लोग उसको करोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और वहाँ पे कमांड टाइप करोगे SLMGR स्पेस माइनस rearm SLMGR हाइफन rearm। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो ग्रेस पीरियड है वो 30 डेज के लिए आप लोगों का एक्सटेंड हो जाएगा। आप लोगों को इजाफी 30 दिन मिल जाएंगे और आप लोग को मजीद 30 दिन किसी टेंशन के बगैर आप लोग विंडो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा 30 दिन के बाद अब भी आप लोगों की तसल्ली नहीं हुई, आपने कहा कि नहीं अभी यार की नहीं डालनी, अभी तो मैंने इसको और टेस्ट करना है। जब स्टेबल हो जाएगी, जब सारा मेरा हैंड ऑन हो जाएगा, जब मैं सीख लूँगा तब मैं अपनी की डालूंगा, मैं अपनी की ज़ाया नहीं करना चाह रहा। आप दोबारा 29वें दिन या 30वें दिन आप लोग एक कमांड एग्जीक्यूट कर दो, फिर आप लोगों को 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। फिर भी तसल्ली नहीं हुई, फिर 30 दिन का आप लोग ग्रेस पीरियड, तो आप लोग मैक्सिमम 120 डेज तक किसी भी विंडो को आप लोग जो है बगैर की के आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का बहुत कम लोगों को पता। हम लोग पायरेटेड यूज़ करते हैं, पायरेटेड यूज़ ना किया करो बल्कि आप लोग ओरिजिनल यूज़ किया करो। और अगर आप लोग उसको टेस्टिंग मोड में करना चाह रहे हो, मेरा ख्याल में किसी भी प्रोडक्ट को सीखने के लिए 120 दिन जो है वो एनफ टाइम है। 120 दिन के अंदर आप लोग अपना अच्छा खासा हैंड्स ऑन कर सकते हैं। जी 30 डेज आप लोग गुजर जाएँ, उसके बाद अगर आप SLMGR rearm करते हैं तो वो आप लोगों का दोबारा वो कर देगा, और क्या नाम अपना उसका ग्रेस पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर देगा। खैर ये अभी हम लोगों का ये टॉपिक जब आएगा मैक KMS वॉल्यूम लाइसेंसिंग का, हम लोग सर्वर के अंदर ये टॉपिक इंशाल्लाह अपने 2008 सर्वर जब पढ़ेंगे तो उसमें वॉल्यूम लाइसेंसिंग इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा सारा प्रोसीजर कि वॉल्यूम लाइसेंसिंग होती क्या है, किस तरीके से जो बल्क क्वान्टिटी के अंदर OS को जो हम लोग एक्टिवेट करते हैं और इनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, आउट ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, आउट ऑफ बॉक्स ग्रेस पीरियड क्या होता है, नोटिफिकेशन पीरियड क्या होता है, और इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस होती हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के। अच्छा एनीवे हम लोग डिस्कस कर रहे थे विंडोज 7 के इंस्टॉलेशन को। जी जब आप लोग अपडेट्स करते हो ना, तो जो पायरेटेड विंडो है ना वो आप लोगों की अपडेट नहीं होती। जबकि आप लोगों की ओरिजिनल विंडो जो है ना आप लोगों की वो आप लोगों की अपडेट हो जाती है। आपकी पायरेटेड विंडो अपडेट हो रही है तो सॉरी वही मैं बता रहा हूँ उनका। उसके अंदर ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू टाइम जो है ना अभी तक जो है ना आपने जो पैच लगाया उसके अंदर वो माइट भी अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज ना हो। जिस तरह से एंटीवायरस की डेफिनेशन अपडेट होती है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है इस मकसद के लिए जो पायरेसी को कंट्रोल करता है। उन्हें जब भी ये उन्हें रिपोर्ट की जाएगी ना चीज़ कि जी इस पैच के ज़रिए से जो है वो क्या, तो उसके लिए वो उसका कोई सिक्योरिटी अपडेट दे देंगे। आपकी विंडो अपडेट होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, और साथ ही अगले दिन आपको मैसेज आना शुरू कर देगा कि आप लोग जो है ना सॉफ्टवेयर आप लोग काउंटर फिटिंग आप लोगों का एरर आ जाएगा, या यू आर यूजिंग इलीगल कॉपी ऑफ विंडो, और इस तरह वो बार बार आपको पॉपअप आप लोगों का एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, हम लोग ये कह रहे हैं कि यार पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन अभी भी जेन्युइन का लोगो आ रहा है वहाँ पे, तो और अपडेट्स भी सारे मुझे मिल रहे हैं, बड़ा खुश होता है। एक दिन अचानक जो है एक अपडेट ऐसा आएगा जो चेक करेगा अच्छा इस पैच के जरिए एक्टिवेट हुई है, वो उसी टाइम वो आपको कह देगा कि आप लोग इलीगल विंडो यूज़ करें। और बाज़ औक़ात जो है कारपोरेट इन्वायरमेंट, होम यूज़र को तो इसका कोई इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, कारपोरेट इन्वायरमेंट में अंदर यूज़र को इस चीज़ का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी तो खैर माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी रिलैक्स कर दिया हुआ है। पहले ये होता था कि जब आप लोगों के ओरिजिनल विंडो नहीं होती थी, पायरेटेड विंडो होते थे, पकड़ी जाती तो बिल्कुल स्क्रीन आप लोगों की लॉक कर देता था, कोई काम नहीं कर सकता था। कोई आप लोगों ने कोई क्रिटिकल काम करना है और उस मौके के ऊपर आप लोगों की स्क्रीन लॉक हो जाए और आप लोगों का कंप्यूटर माल फंक्शनिंग हो जाए काम करने, तो फिर आप लोग खुद सोच लोगे जी क्या हो सकता है। तो बेहतर ये है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा, जब एक चीज़ आप लोगों को लीगल आप लोगों को जो है कानूनी तौर पे और जायज़ तरीके से आप लोगों को मिले और शरई तौर पे भी उसमें कोई कबाहत नहीं आप लोगों को मिल रही है, तो फिर आप लोग इलीगल की तरफ, गलत रास्ते की तरफ आप लोग क्यों जाते हो। नेट से आप लोग डाउनलोड करो, माइक्रोसॉफ्ट की हर प्रोडक्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रायल की आप लोगों को मिलती है। और विंडोज़ अगर आपने 7 या विंडोज़ 2008 या आप लोगों ने टेस्टिंग के लिए यूज़ करनी है, SLMGR-rearm इस कमांड की मदद से आप लोग 120 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम MSDN की अगर आप वहाँ से डाउनलोड करोगे तो वो तो आप लोगों के, और आप लोगों के पास राइट्स हैं MSDN से डाउनलोड करने के, अमूमी तौर पर डेवलपर्स को होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स वगैरह को होते हैं, तो आप लोगों की लीगल है, वो आप लोगों की इलीगल नहीं है आप लोगों की। अच्छा यहाँ पे उसने बता भी दिया हुआ कि प्रोसेस ऑफ अपग्रेडेशन एवेल्युएट वेदर योर कंप्यूटर मीट द नेसेसरी रिक्वायरमेंट टू रन विंडोज 7। सबसे पहले आप लोगों को हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए, आप लोगों के एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए कि आप लोगों की एप्लीकेशन चलेंगी या नहीं चलेंगी उसके ऊपर।
तो ये अब आप लोग कैसे एवेल्यूएट करोगे इस चीज़ को? इसके लिए आप लोग जो है ना, ये नीचे दिए हुए जो टूल है विंडोज़ अपग्रेड एडवाइज़र, इसके ज़रिए से आप लोगों को पता चल सकता है, या एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी टूल किट, उसके ज़रिए आप लोगों को पता चल सकता है, या स्टैंडर्ड यूज़र एनालाइजर टूल, इसके ज़रिए से आप लोगों को पता चल सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूल किट, इसके ज़रिए पता लग जाता है। तो ये आप आगे चल के जब आप सर्वर्स को पढ़ोगे देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के जो डिफरेंट टाइप के पैकेजेस हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं ये उसका पार्ट है, लाइक सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, उसके अंदर असेसमेंट प्लानिंग टूल किट उसका पार्ट है, या माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट, या विंडोज़ ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन टूल किट, उसके अंदर एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी टूल किट उस पैकेज का पार्ट है। यानी बाज़ चीज़ें जो हैं किसी पैकेज के साथ मिल जाती हैं, बाज़ आप लोग अगर नेट से डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहो तो आप लोग डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। अपग्रेडिंग का प्रोसेस क्या है जी? CD DVD से इंस्टॉल कर सकते हैं, नेटवर्क शेयर से कर सकते हैं, या यानी बैकअप मीडिया से आप लोग कर सकते हैं। अपग्रेड के लिए सेटअप की एग्जिट जस्ट आप लोगों ने रन करना, और कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। अपग्रेड होने के बाद कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन आप लोग करोगे, सारे अपने एप्लीकेशन हार्डवेयर डिवाइसेस आप लोग वेरीफाई करोगे कि जी मेरा CD-ROM, मेरा माइक, स्पीकर वगैरह, स्कैनर, प्रिंटर वगैरह चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही हैं। और उसके बाद जो है अपडेट एडवाइज़र जो है वो रिकमेंडेड ये होता है कि आप लोग जो है उसको अपडेट्स कर लो, सिक्योरिटी अपडेट्स, क्रिटिकल अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आसानी से जो आप लोगों के सिस्टम में कोई अटैक वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, और इसका अपडेट करने का फ़ायदा क्या है? वही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों के सिस्टम के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक वगैरह जो आप लोगों को नहीं आप लोगों के ऊपर होगा। ठीक है जी, यहाँ पे वो उन्हीं 2 टूल्स का जिक्र कर रहा है जिनका मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र, उसके ज़रिए से हम लोग अपने सिस्टम को माइग्रेट कर सकते हैं, ये यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल, इसके ज़रिए से हम लोग जो है अपना डेटा जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। माइग्रेशन का प्रोसेस क्या होगा तो वो यहाँ पे उसने लाइट से डिस्कस किया हुआ है कि अर्लियर वर्जन और विंडो, लाइक जो लेफ्ट साइड पे जो ब्लैंक आप लोगों को दिखा रहा है ये विंडोज़ XP की मशीन भी हो सकती है, ये विस्टा की मशीन भी हो सकती है। यूज़र प्रेफरेंसेस कि यूज़र की डेस्कटॉप की सेटिंग, या यूज़र के इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर फेवरेट्स के अंदर ऐड हुई वेबसाइट्स, या यूज़र की आउटलुक की ईमेल्स, या माई डॉक्यूमेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स, या माई पिक्चर के सारी स्नैप्स वगैरह, या माई म्यूज़िक के सारा म्यूज़िक वगैरह, इस किस्म की सारी चीज़ें वो चाह रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो प्रेफरेंसेस को चेक करता है, यूज़र के डेटा को आप लोगों के माइग्रेट करता है। लेकिन इसके लिए अगेन टूल हम लोग वही 2 यूज़ करेंगे, यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आप लोगों के पास स्मॉल इन्वायरमेंट है, छोटे इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप लोग इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हो तो फिर आप लोग जो है विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र के ज़रिए कर सकते हो। से कि आपने एक सिस्टम की 2 सिस्टम 5, 7, 10 सिस्टम्स की करनी, विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र जो है वो रिकमेंडेड मैकेनिज़्म है। लेकिन जहाँ पे आप लोगों ने बल्क क्वांटिटी के अंदर OS वगैरह आप लोगों ने डिप्लॉय करने, तो वहाँ पे एक सिस्टम के ऊपर जाके आप ये नहीं कर सकते कि जी पहले जो है वो क्लिक करो और उसका डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करो, हार्ड ड्राइव साथ लगाओ, उसके ऊपर सारे फाइलें कॉपी होंगी, उसके बाद जब सारी कॉपी होगी तो हार्ड ड्राइव को उतार लो, नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, दोबारा विंडोज़ इजी ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट करो और उसके बाद दोबारा उस बैकअप को रिस्टोर करो। बल्क एनवायरनमेंट के अंदर जब करना हो तो ये हम लोगों के लिए फिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे मजबूरन हम लोगों को यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। वो कमांड लाइन एनवायरनमेंट होता है और उसको आप लोग स्क्रिप्ट के ज़रिए उसके स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, यानी उसको 100% भी उस प्रोसेस को आप लोग ऑटोमेट कर सकते हो। 100% प्रोसेस को ऑटोमेट इस तरह कर सकते हो कि वो आप लोग उसकी एक बैच फाइल बनाओ, वो रन करेगा खुद ही जो है डेटा को उठा के C से D के अंदर शिफ्ट कर देगा, या आप लोगों के किसी भी नेटवर्क शेयर स्टोरेज के ऊपर आप लोगों को मूव कर देगा, आप लोगों के C को फॉर्मेट करके विंडो इंस्टॉल करेगा और उसके बाद दोबारा डेटा को आप लोगों के वापस ले आएगा। तो स्क्रिप्टिंग के जरिए बैच फाइल्स के जरिए ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, टू माइग्रेट बाय यूजिंग WET विंडोज इजी ट्रांसफर सोर्स स्टोर द विंडोज 7 WET फाइल टू बी यूज ऑन द source computer, migrate file and setting from the source computer to destination computer by using Windows Easy Transfer Network Removable Media। कि आप लोग Windows Easy Transfer केबल लगा के, इसके लिए स्पेशल केबल भी होती है, यानी 2 सिस्टम्स को आप लोग आपस में जोड़ दो, 2 सिस्टम्स को आप लोग आपस में जोड़ दो। मैं चाह रहा हूँ इस सिस्टम का सारा डेटा इस सिस्टम पे आ जाए, Windows Easy Transfer केबल के जरिए कर सकता हूँ, या इस सिस्टम का सारा डेटा नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ अपने किसी स्टोरेज एरिया नेटवर्क पे या फाइल शेयर पे या नेटवर्क अटैच स्टोरेज पे डालना चाह रहा हूँ, वहाँ पे चला जाएगा। या फिर दूसरी सूरत है कि मेरे पास कोई पासपोर्ट ड्राइव हो, कोई मेरे पास USB स्टिक हो, वो उसके ऊपर मैं माइग्रेट कर सकता हूँ। यानी तीनों सूरतों के ज़रिए मैं अपने डेटा जो है माइग्रेट कर सकता हूँ।
Destination computer, prepare for the migration on the destination computer. On the destination computer, close all active programs, सारे के सारे programs आप लोग close करोगे. Windows Easy Transfer को आप लोग execute करोगे, next करोगे. Select transfer method. Click this my new computer, आप लोग उसको बताओगे कि ये मेरा नया कंप्यूटर है. Click I need to install now. If source computer does not have the WT, अगर उसके ऊपर Windows जो इजी ट्रांसफ़र इंस्टॉल ना हो तो आप लोग उसको इंस्टॉल करोगे और उसके बाद आप लोग डेस्टिनेशन मीडिया का आप लोग उसको बता दोगे कि फ़ाइलें कहाँ पे पड़ी हैं, किसी नेटवर्क लोकेशन पे पड़ी हैं या जो है किसी पासपोर्ट ड्राइव पे या किसी यूएसबी स्टिक वगैरह पे पड़ी हैं. ठीक है, ये उसी की ही कंटिन्यूटी है कि उसी का ही उसने प्रोसीजर बताया हुआ है कि लाइक अगर आप लोगों का नेटवर्क शेयर के ऊपर पड़ा है स्टार्ट WT ऑन द सोर्स कंप्यूटर, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक ए नेटवर्क, क्लिक दिस माई ओल्ड कंप्यूटर. आप लोग उसको पहले बताओगे कि मेरा पुराना कंप्यूटर है. वो WT की आप लोगों की WT क्रिएट WT की वो उसके की भी अच्छा. ये आप लोग जब इस तरह से डेटा आप लोग WT के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर एक पासवर्ड कन्फिगर कर देते हैं और वो बेहतर है कि आप लोग पासवर्ड कन्फिगर कर लो. उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी अनऑथोराइज पर्सन के हाथ अगर आप लोगों का डेटा लग भी जाए तो वो उसके लिए यूज़फुल ना हो, वो उसके फ़ायदेमंद ना हो, वो आप लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके. तो इसके ऊपर लाजमी आप लोग इसके ऊपर पासवर्ड वगैरह कन्फिगर करो. ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड है और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना करके आप लोगों को मैं दिखा दूँगा. ठीक है, विंडोज़ और जो बाकी ये है USMT यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल. यूज़र स्टेट माइग्रेशन टूल जो है ये आप लोगों के लिए कब रिकमेंडेड है कि जब आप लोगों ने बल्क क्वांटिटी के अंदर आप लोगों ने OS वगैरह को आप लोगों ने डिप्लॉय करना हो. एक स्क्रिप्टेबल कमांड लाइन टूल दैट प्रोवाइड है हाईली कस्टमाइजेबल यूज़र प्रोफाइल माइग्रेशन एक्सपीरियंस फॉर IT प्रोफेशनल्स. IT प्रोफेशनल इसको यूज़ करते हैं. स्कैन स्टेट, लोड स्टेट, दो कमांड्स होते हैं इसके और ये क्या करता है कि XML फाइल्स जो है ना वो बना के रख लेता है और XML फाइल्स के ज़रिए से आप लोगों का डेटा जो है. और विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7 डाउन लेवल से आप लोगों ने जब उसको वो करना हो तो अपर लेवल पे आप लोगों ने जाना हो या अपर से आप लोगों ने डाउन लेवल पे आप लोगों ने आना, दोनों सूरतों के अंदर आप लोगों के हेल्पफुल है. और प्लस इसके अंदर कोई आप लोगों का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, कमांड लाइन इंटरफेस है. नीचे इसके जो है स्विचेस साथ दिए हुए हैं. पाथ का मतलब ये है कि आप लोगों ने जब स्कैन स्टेट आप लोगों ने चलाई है तो इसको कहाँ पे आप लोगों ने इसको स्टोर करवाना है और लोड स्टेट जब आप लोगों ने चलाई जब इसको रिस्टोर कर रहे हो तो इसको कहाँ से आप लोगों ने रिस्टोर करना. ये इसके साथ स्विचेस इसके बताए हैं जी. यहाँ तक जितना डिस्कस किया इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी चीज़ की समझ ना लगी हो. ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो है. ये इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी. जब ये रीबूट होगा सिस्टम तो उसके बाद ये पूछेगा कि इसको नाम क्या देना सिस्टम को और यूज़र का नाम क्या देना. उसके बाद दोबारा रिस्टार्ट होगा, आपकी विंडो इंस्टॉल हुई होगी. और इसमें कोई ऐसा एडिशनल स्टेप नहीं है. आप लोगों को मैंने वर्चुअल PC के ऊपर जो है वर्चुअल मशीन बनानी आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिखाई है. प्लस आप लोगों को बूटेबल USB आप लोगों को बनाने बताई है और बाकी विंडोज़ 7 से मुतल्लिक हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं. इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन किसी चीज़ की समझ ना लगी हो. आज जो चीज़ें डिस्कस की हैं इसमें किसी चीज़ की समझ ना लगी हो या किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी सर डायरेक्ट एक्सेस को किस तरह वो यूज़ करते हैं वो हम कन्फिगर करेंगे उसको पता लग जाएगा इंशाल्लाह. मैं आपको अगर आपको पहले चाहिए होगा तो वैसे भी दे दूँगा उसका.